हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू लेक्चर। आज की क्लास में हम चैप्टर 14 एंड चैप्टर 15 पढ़ने वाले हैं। 14 एंड 15 दोनों चैप्टर मैट्रिक्स से रिलेटेड हैं। जो मैट्रिक्स हमने 12th क्लास में पढ़ी है उसके आगे का यहाँ पर हम करने वाले हैं। ये दोनों चैप्टर मिला के लास्ट यूनिट से यूनिट नंबर 7 सिलेबस का कवर करते हैं। इसका वेटेज जीटीयू में जितना भी मार्क्स का पेपर होता है उसका 15% रहता है। तो देख लीजिए कितने मार्क्स आते हैं। जब 70 मार्क्स का पेपर होता है तब इसमें से अराउंड 15 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आते हैं और ऑप्शन को मिला के। और ये दोनों चैप्टर इजी माने जाते हैं एज कम्पेयर टू बाकी पीछे, क्योंकि इनमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इस टाइप का नहीं होता। कुछ लोगों को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन थोड़ा सा हार्ड लग सकता है। सो चैप्टर नेम इज मैट्रिक्स, रो ऑपरेशन, सॉरी, रो इक्लोन फॉर्म, रिड्यूस रो इक्लोन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हम सॉल्व करेंगे रो इक्लोन रिड्यूस रो इक्लोन फॉर्म की हेल्प से। वो डिस्कस करेंगे कैसे आएगा। जो कि दो मेथड है आपके पास में, इसमें गॉस एलिमिनेशन और गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड आएगा। ठीक है। सो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन और मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को पहले से पता है मैट्रिक्स क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल नॉन जीरो हो बाकी सब एंट्री जीरो हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल 1 हो बाकी एंट्री जीरो हो। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना आपको आता होगा ये मैं मानता हूँ। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये आपको आता होगा ये मान के चल रहा हूँ। ठीक है। मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला जाता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। तो एडजॉइंट में ए मैट्रिक्स आपको निकालना आता होगा। ये सब चीजें मैं सपोज कर रहा हूँ कि आपको आ रहा है क्योंकि ये 12th क्लास में था। ठीक है। 12th क्लास में आपको कुछ रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन भी मैट्रिक्स में बताए थे। जैसे आपको एक मैट्रिक्स दी थी, उसका इनवर्स निकालने के लिए आप रो और कॉलम ऑपरेशन का यूज करते थे। ठीक है। तो रो ऑपरेशन 3 रो ऑपरेशन हम यूज किया करते थे वहां पर। वो मैंने एक बार यहाँ पर रिमाइंड करवाने के लिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पर इनका ही सबसे ज्यादा यूज आने वाला है। सो फर्स्ट रो ऑपरेशन है कि किसी भी दो रो को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है। आर आई, ये डबल एरो मतलब इंटरचेंज करने का है। सेकंड है, अगर आर आई रो को अगर आपको चेंज करना है तो सम कांस्टेंट इनटू आर आई कर सकते हैं, यानी उस रो में कुछ कांस्टेंट आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एंड थर्ड जो रो ऑपरेशन है, अगर आर आई को चेंज करना है आपको तो आर आई प्लस सम कांस्टेंट सी इंटू आर जे, यानी दूसरी रो के अंदर कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके आप इस रो में ऐड कर सकते हैं तो आर आई चेंज होगी। ठीक है ना। कभी भी इस आर आई को चेंज करने से पहले यहाँ पर इस आर आई के साथ में कुछ और मल्टीप्लाई मत करना। अक्सर ये गलती कर देते हैं आप। ठीक है। यहाँ पर भी कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर भी कुछ नहीं। आर आई को चेंज कर रहे हैं तो आर आई ऐसे ही रहेगा प्लस सी आर जे रहेगा। सेम फॉर कॉलम, यहाँ पर हमें कॉलम ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन ये कॉलम ऑपरेशन थे। ठीक है। सो आई बिलीव आप लोगों को ये ऑपरेशंस आपको याद है, नहीं याद है तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा मैट्रिक्स में। नाउ अब डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। रो इक्लोन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है। तो एक मैट्रिक्स है, उसको चेंज करना है आपको रो ऑपरेशन लगा के उसमें, और जो इक्लोन फॉर्म इसको बोलेंगे हम, रो इक्लोन फॉर्म बोलेंगे उस मैट्रिक्स को। तो कैसे बनेगी एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद में, वो हमें डिस्कस करना है। ठीक है। तो ये डिस्कस करने से पहले एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि लीडिंग एंट्री क्या होता है। ठीक है। लीडिंग एंट्री क्या होता है, इन ईच रो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री इज कॉल्ड लीडिंग एंट्री। ठीक है। कोई मैट्रिक्स है, उसकी आपको सभी रोज देखनी है। ठीक है। फर्स्ट रो के अंदर जो पहले नॉन जीरो एंट्री आए वो ही लीडिंग एंट्री है। सेकंड में सेकंड रो की लीडिंग एंट्री, जो सेकंड रो में सबसे पहले नॉन जीरो आए वो लीडिंग एंट्री होती है। थर्ड में वैसे ही जो सबसे पहले नॉन जीरो एंट्री जिस रो में आए वो लीडिंग एंट्री होती है। क्लियर है। ठीक है। तो अगर एम रो है तो एम इसमें लीडिंग एंट्री हो सकती है। अगर किसी रो में सभी जीरो 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 है, पूरी रो जीरो है, तो उसमें लीडिंग एंट्री नहीं है, ऑब्वियसली कोई नॉन जीरो है ही नहीं। तो ये हो गया लीडिंग एंट्री। लीडिंग एंट्री क्या होती है, रो का फर्स्ट नॉन जीरो और टर्म जो होता है उसको बोलते हैं हम लीडिंग एंट्री। ठीक है। अब रो इक्लोन फॉर्म कैसे बनती है, लीडिंग एंट्री का नाम आएगा बीच में इसलिए मैंने इसको आपको बता दिया है। तो रूल है इसके, ये 3 रूल हैं। तो किस टाइप से हैं,
और ये एक डमी मैट्रिक्स है आपके पास, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहला रूल है कि ऑल द नॉन जीरो रोज आर अबोव एनी रोज ऑफ होल जीरो। अगर किसी मैट्रिक्स में अगर कोई जीरो रो आ जाती है रो ऑपरेशन लगाने के बाद में या फिर पहले, जीरो रो जो है वो सबसे नीचे रहेगी। जो आपकी रो इक्लोन फॉर्म मैट्रिक्स बनेगी उसमें जीरो रो को आप रो ऑपरेशन लगा के सबसे नीचे नीचे में डालेंगे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, देखो जीरो रो डमी मैट्रिक्स है, सबसे नीचे जीरो रो होना चाहिए। सेकंड, ईच लीडिंग एंट्री ऑफ ए रो, मान लो ये रो है, स्टार से मैं लीडिंग एंट्री को डिनोट किया हूँ, देखो फर्स्ट रो का ये लीडिंग एंट्री स्टार है, सेकंड का ये है, थर्ड का ये। तो बोल रहा है ईच लीडिंग एंट्री ऑफ ए रो शुड बी इन द राइट ऑफ द लीडिंग एंट्री ऑफ द रो अबव इट। मतलब जो लीडिंग एंट्री है, मान लो ये लीडिंग एंट्री है, ये राइट साइड में होनी चाहिए इससे ऊपर वाली रो की लीडिंग एंट्री है। जैसे ये लीडिंग एंट्री थी, तो अब जो दूसरी रो है इसकी लीडिंग एंट्री इसके राइट में होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पर एंट्री है, ठीक है, और इसके राइट में ये लीडिंग एंट्री है, इसके नीचे वाली रो में लीडिंग एंट्री नहीं है। एंड थर्ड जो है, थर्ड और लास्ट जो कंडीशन है वो है ऑल एंट्रीज इन ए कॉलम बिलो लीडिंग एंट्री आर जीरो। मतलब जो लीडिंग एंट्री है, मान लो ये लीडिंग एंट्री है, इसके नीचे सभी जीरो होना चाहिए। ये लीडिंग एंट्री नहीं है, लीडिंग एंट्री सिर्फ फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है, ठीक है। स्टार के नीचे भी दोनों जीरो, ये लीडिंग एंट्री थी और ये लीडिंग एंट्री इसके नीचे भी जीरो है। तो ये तीन रूल अगर किसी मैट्रिक्स में फॉलो होते हैं तो वो बन जाती है क्या आपकी रो इक्लोन फॉर्म हो जाती है उस मैट्रिक्स की। तो आपको रो ऑपरेशन लगा के आपको उस मैट्रिक्स को इस कंडीशन में आपको लेके आना है, लीडिंग एंट्री उसके नीचे सब जीरो, ठीक है। और ये हैश जो मैंने नोट किया है ये जीरो भी हो सकता है नॉन जीरो, इससे हमें मतलब नहीं है, जो भी है अपना ये है कि लीडिंग एंट्री ढूंढनी है सबसे पहली रो में, उसके नीचे सब जीरो कर देना है आपको, ठीक है। फिर आपको दूसरी रो की लीडिंग एंट्री ढूंढना है, उसके नीचे सब जीरो कर देना है। जैसे दूसरी लीडिंग एंट्री मिली, इसके नीचे सब जीरो कर दिया। फिर तीसरी लीडिंग एंट्री ढूंढनी है, उसके नीचे जीरो कर देना, कोई जीरो रो है तो उसको नीचे नीचे रख देना। ये तीन रूल है आपके पास, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, मान लो ये मैट्रिक्स दी हुई है, आपको दिख रही है आपको आर्बिट्ररी मैट्रिक्स, तो इसको आपको क्या बनाना है, रो इक्लोन फॉर्म बनाना है। तो मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करो आराम से, ठीक है। यहाँ पे वन है, टू है, माइनस वन है, तो नॉन जीरो एंट्री फर्स्ट नंबर पे ही मिल रही है, देखो फर्स्ट भी फर्स्ट पे मिल रही है, सेकंड पे ये भी फर्स्ट पे मिल रही है, फर्स्ट पे मिल रही है, फर्स्ट पे मिल रही है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये लीडिंग एंट्री हमें मिल गई फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री वन। तो रूल ये कहता है कि लीडिंग एंट्री है उसके नीचे सब जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब जीरो बनाना आपको रो ऑपरेशन लगा के, टू को जीरो बनाना है, माइनस वन को जीरो बनाना है, माइनस टू को जीरो बनाना है, ठीक है ना। तो आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि इस माइनस इसको टू से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूं या फिर इसको माइनस टू से, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, अगर ये आपको लीडिंग एंट्री मिल गई है, कोशिश करो कि ये लीडिंग एंट्री आपको वन मिले, वन भी नहीं मिले तो कोई बात नहीं, इसको कैसे भी करके इस फर्स्ट रो की हेल्प से ही सेकंड रो की इस लीडिंग एंट्री को जीरो बनाओ, इसको जीरो बनाओ, इस रो मतलब रो वन का ही हेल्प लेके। जैसे रो टू को चेंज करना है तो इसमें इसको टू से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दूंगा, मतलब आर टू चेंज टू माइनस टू इंटू आर वन, यानी आर वन को माइनस टू से मल्टीप्लाई करके आर टू में डाल दिया तो वो जीरो हो जाएगा। आर थ्री के लिए क्या होगा, आर वन को आर थ्री में ऐड कर दूंगा तो ये जीरो हो जाएगा। और इसके लिए क्या करूंगा, फोर के लिए आर फोर चेंज टू आर फोर प्लस टू आर वन, समझ गए ना। तो इस वन के नीचे क्या हो गया, जीरो आ गया, जीरो आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। ऐसा ही सबके लिए ही लगेगा ऑपरेशन, तो ठीक है ना। तो ये एंट्री आई, आपको रो ऑपरेशन यूज करना आता है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ, क्योंकि आपने रो ऑपरेशन बहुत यूज किए हैं ट्वेल्थ क्लास के अंदर। तो हमने रो ऑपरेशन लगाया तो इस वन के नीचे जीरो आ गया, ये लीडिंग एंट्री थी वन, इसके नीचे सब जीरो आ गया। अब दूसरी रो में जाना, दूसरी रो में लीडिंग एंट्री कहाँ है, मिल गई, ये लीडिंग एंट्री है, ठीक है ना। तो लीडिंग एंट्री है, इसके नीचे आपको जीरो करना है। इनको जीरो करने के लिए क्या होता है, पहले मैं इसको माइनस टू को वन बना लेता हूँ, क्योंकि टू माइनस टू इस टाइप से दिख रहा है ना, तो आराम से माइनस टू का या टू का से हम डिवाइड कर देते हैं। मान लो टू से डिवाइड कर दिया, आर टू को मैंने टू से डिवाइड कर दिया, तो ये ऊपर वाले एंट्री तो ऐसे की ऐसे रही। आर टू में टू से डिवाइड करने में माइनस वन, वन माइनस वन आ गया, ये आर थ्री आर फोर सेम है, ठीक है। सो ये लीडिंग एंट्री है। अब लीडिंग एंट्री ये हो गई, तो इसके नीचे अभी ये थ्री है तो थ्री से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, थ्री से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो ये लीडिंग एंट्री है स्टूडेंट्स, तो इसी की हेल्प से इसको इसको जीरो बनाना है, इसको थ्री को थ्री, मतलब माइनस वन के नीचे जो है उनको जीरो बनाने के लिए इसी रो का हेल्प हेल्प लोगे आर टू का ही, ठीक है ना। उनका हेल्प नहीं लेना, आप सोचो कि तीन
इसको R3 माइनस 3R1 कर दूं तो उससे क्या है, ये आपके जो जीरो बनाए हुए हैं ये वापस नॉन जीरो जाएंगे, तो उनको नॉन जीरो नहीं करना है। जीरो बहुत मुश्किल से बनाया जाता है, इसको मेंटेन रखना है, इसलिए R2 उसकी हेल्प से ही आपको R3 और R4 के जो 3 और -3 उनको जीरो करना है। तो ये ऑपरेशन लगाएंगे R3 के लिए R3 प्लस 3R2, R4 के लिए R4 प्लस 3R2, R2 की हेल्प से। तो इससे क्या हो गया, ये जीरो हो गया, नीचे वाला ये जीरो हो गया, बट किस्मत से ये भी जीरो हो गया, ये जीरो। तो इसका मतलब हमने देख लिया कि जीरो रोज सबसे नीचे दिख रही है, फर्स्ट की लीडिंग एंट्री, फिर सेकंड की लीडिंग एंट्री के नीचे सब जीरो है। ये लीडिंग एंट्री नहीं है, दिस इज नॉट लीडिंग एंट्री, दिस इज नॉट लीडिंग एंट्री, पर ये जीरो आ गया, हम कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर, ठीक है ना। सो ये दो रो थे, दो लीडिंग एंट्री। इस टाइप के एग्जाम्पल आपको बुक में मिल जाएंगे, उनको देखना है और क्वेश्चंस भी आपको सोल्व करना है। तो ये तो होगी रो इक्लोन फॉर्म। रो इक्लोन फॉर्म समझ में आ गई। आपको लीडिंग एंट्री ढूंढना है, उनके नीचे जीरो बनाना है, सभी लीडिंग एंट्री पहली वाली लीडिंग एंट्री के राइट साइड में होंगी, ठीक है, जीरो रो सबसे नीचे रहेंगी, ये रूल है। दूसरा है, एक तो इक्लोन फॉर्म ऊपर वाली हो गई, ये है रिड्यूस इक्लोन फॉर्म। दूसरे वाली जो फॉर्म पढ़ने वाले हैं वो है रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म। रिड्यूस यहाँ पे ये वर्ड नहीं आया, ठीक है ना। तो रिड्यूस के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा ही चेंज होता है, मैं बता देता हूँ। रिड्यूस पढ़ने से पहले जैसे उसमें हमने लीडिंग एंट्री की डेफिनेशन दी थी, इसमें एक डेफिनेशन दे देता हूँ पिवट। पिवट क्या होता है कि जो लीडिंग एंट्री होता है ना, वो अगर वन हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, पिवट बोलेंगे। इफ द लीडिंग एंट्री इज वन देन इट इज कॉल्ड पिवट। ठीक है, पिवट समझ में आ गया। पिवट का हम इसमें यूज करेंगे वर्ड का, इसलिए मैंने उसको बता दिया कि लीडिंग एंट्री अगर वन है तो उसको हम बोलेंगे पिवट। तो रूल क्या है, सबसे पहले मैट्रिक्स को रो इक्लोन फॉर्म में बनाओ। जैसे हमने बनाया रो इक्लोन फॉर्म, इतना तो बना दिया, ये डमी मैट्रिक्स है, ठीक है, रो इक्लोन फॉर्म में बना दिया। फिर रो इक्लोन फॉर्म में बनाने के बाद में क्या करेंगे, जो लीडिंग एंट्री है उनको वन बनाएंगे, यानी पिवट बनाएंगे। पिवट तो बना दिए, देखो वो वन था। मान लो ये लीडिंग एंट्री स्टार था, स्टार को मैं वन बना सकता हूँ, स्टार को स्टार से डिवाइड करोगे तो वन बन जाएगा, ठीक है। ये वन बन गया, ये वन बन गया, यहाँ पे भी मान लो स्टार था तो इसको वन बना दिया गया है, ठीक है। यानी पहले इक्लोन फॉर्म में बनाया, इक्लोन फॉर्म के अंदर जो स्टार लीडिंग एंट्री थी उनको वन बना दिया। तो क्या बोला, द पिवट्स आर ऑक्यूपाइड बाय वन, वही बताया कि जो लीडिंग एंट्री है उनको वन बना दिया। एंड एंट्री जब वो पिवट्स आर ऑक्यूपाइड बाय जीरो, मतलब जो पिवट है वाले पॉइंट है, जैसे ये वन के ऊपर तो कुछ नहीं है, इस -1 के ऊपर कुछ होता तो है तो उसको हमने जीरो बनाया है, ठीक है ना। -1 के ऊपर जीरो बनाया, यहाँ तो जीरो है, ठीक है। पिवट नहीं, जिसके ऊपर जीरो हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, हैज का मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है, मतलब नहीं। ये रीडिंग एंट्री है, इसके ऊपर दोनों जीरो बनाएंगे, ठीक है। नीचे तो ऑलरेडी जीरो थे, जीरो नीचे जीरो कब हो गए थे, इक्लोन फॉर्म बनाते टाइम पे। ऊपर जीरो कब बनाए हैं हमने, रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में, ठीक है। रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में पहले स्टार को वन बनाया एंड ऊपर के भी हमने जीरो बनाया। तो ऊपर के जीरो बनाने का क्या है, पहले तो हम ये जीरो बनाते हैं, इसके नीचे जीरो बनाया, इसके नीचे जीरो बनाया, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद ऊपर जीरो बनाने के लिए पहले इसकी हेल्प से इसको और इसको जीरो बनाएंगे, इसको जीरो बनाएंगे, इसको जीरो बनाएंगे, उसके बाद में नेक्स्ट इसको बनाएंगे। ऐसा नहीं कि पहले आप इसको बनाएंगे, ऐसा नहीं करना है, पहले इसको बनाना है, फिर इसको बनाना है, फिर इसको बनाना है, ठीक है। एग्जाम्पल से पता चलेगा आपको। जैसे ये है, अभी ऊपर वाला ही एग्जाम्पल था, ठीक है, उसे एग्जाम्पल को मैंने दोबारा लिखा है आप लोगों के लिए कि इसको रिड्यूस इक्लोन फॉर्म है, ऑब्टेन रो इक्लोन फॉर्म लिखा है, यहाँ पे रिड्यूस लिखना चाहिए, ठीक है, रिड्यूस्ड, आप समझ जाओ, रिड्यूस्ड रो इक्लोन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है, सेम मैट्रिक्स है ऊपर वाली, ऊपर हमने इक्लोन फॉर्म में बना के छोड़ दिया था, अभी हमें इसको रिड्यूस करना है, रिड्यूस इक्लोन फॉर्म। तो ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसको वही सेम ऑपरेशन लगाया है, इक्लोन फॉर्म में बनाने तक मैं दिखा देता हूँ। ये हमने क्या बनाया, इसको इक्लोन फॉर्म में बना दिया था, यहाँ तक कहाँ आ गया, जीरो जीरो वाली लाइन, ये इक्लोन फॉर्म में बनाया था, वहां पे आपको ऊपर वाली मैट्रिक्स ये थी। तो इसमें कितने थे, दो लीडिंग एंट्री थे, एक तो ये था, ये ऑलरेडी वन है, एक ये था, ये -1 है, तो -1 को आपको +1 बनाना है, क्योंकि पिवट कितना होता है, +1। +1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इस रो को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो +1 अपने आप ही हो जाएगा, तो ये हो गया +1, ठीक है ना। तो +1 हो गया, अभी ये हो गई। अभी ये पिवट है, एक ये पिवट है, ठीक है। इस पिवट के ऊपर तो कुछ है नहीं, नीचे ऑलरेडी जीरो है ना, इस पिवट के ऊपर वन है, इसको जीरो बनाना है, इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो पिवट है, उसी के ऊपर जीरो और उसी के नीचे जीरो रहना चाहिए, ठीक है। तो इसको जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, R1 में से R2 निकाल देंगे तो हो जाएगा। R1 में से R2 निकाला तो ऊपर जीरो हो गया, ये वन है, वन है, दोनों क्या है,
पिवट है, और इस 1 के ऊपर भी 0 है, 1 के नीचे भी 0 है, बाकी जगह कुछ भी हो हमें मतलब नहीं है। दिस इज रिड्यूस रो इक्लोन फॉर्म। इजी है, हाँ बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको रो ऑपरेशन आते हैं तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस टाइप के एग्जाम्पल भी आप बुक में से देख सकते हैं, मैंने एक एक एग्जाम्पल किया हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आपको अगर रो इक्लोन फॉर्म, रिड्यूस रो इक्लोन फॉर्म अगर समझ में आ गई, तो हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे जाएंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब क्या, कि लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसी इक्वेशन जिनमें अननोन्स की पावर 1 हो, ठीक है। सिस्टम ऑफ मतलब बहुत सारी ऐसी इक्वेशन है, तो वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गई, ठीक है। इक्वेशन होती है जिसमें इक्वल टू का साइन होता है, ठीक। लेट अस टू द जनरल नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ एम इक्वेशन। हमने कितनी इक्वेशन ली है, एम इक्वेशन ली है। कितने अननोन है, एन अननोन है, ठीक है। जैसे मान ले कहूँ मैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है, इसमें x और y अननोन है, ठीक है। तो उसमें दो अननोन थे, ठीक है। और यहाँ पर जो इक्वेशन ली है उसमें एन अननोन है, जैसे x1, x2, x3, x4 एंड सो ऑन xn। तो एन अननोन है। कितनी इक्वेशन है, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, तीन चार पाँच छः, एंड एम इक्वेशन है, ठीक है। तो एम इक्वेशन है, ये कोफिशिएंट में मान इस तरह से लिखा हूँ, a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस डॉट 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 a1 एन xn। मतलब ये पहली इक्वेशन है, a1 का मतलब पहली इक्वेशन और पहले कॉलम में है, इसको कॉलम समझ लो, इसको रो समझ लो, ठीक है ना। तो ये a11 ये पहली इक्वेशन का दूसरा कॉलम है, ये पहली इक्वेशन का nth कॉलम है, ठीक है ना। और ये xn का कोफिशिएंट है, ये भी पता चल रहा है, इज इक्वल टू b1 सम b1। ये सब कोफिशिएंट है, a1 a2 an कांस्टेंट कोफिशिएंट है, b1 आगे तो सम कांस्टेंट। नॉन होमोजेनियस मतलब राइट हैंड साइड में नॉन जीरो टर्म्स है, अगर ये जीरो जाती तो होमोजेनियस हम इसको बोलते हैं, ठीक है। ये a21 का मतलब दूसरी इक्वेशन का फर्स्ट कॉलम है, यानी x1 का कोफिशिएंट है, दूसरी इक्वेशन का सेकंड कॉलम है, एंड सो ऑन, दूसरी इक्वेशन का nth कॉलम, या फिर xn का कोफिशिएंट इज इक्वल टू 2 एंड सो ऑन। ये mth इक्वेशन का फर्स्ट सेकंड, ये nth कॉलम bn। तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना देखते हैं कैसे लिखते हैं ना। लिखा है आई जी एन बी आई जी आर को कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ये अगर m इक्वेशन है, n वेरिएबल है, तो इसके लिए एक थ्योरम है कि इसका जो सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करें। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का मतलब कि अगर ये इज इक्वल टू ये है, तो x1 x2 x3 xn की वैल्यू क्या होगी, दैट इज सॉल्यूशन, ठीक है ना। जैसे मैं अगर आपको इक्वेशन दे दूं, दो इक्वेशन, 2x1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, देन एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ना, दो इक्वेशन को हम सोल्व करके कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर कितनी इक्वेशन है, m इक्वेशन है, n अननोन है। तो इनको सोल्व करने के लिए बोला है कि फॉर द सिस्टम ऑफ, तो हमसे इसका सॉल्यूशन के बारे में बोला गया है। फॉर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो कि इक्वेशन, ये इक्वेशन है 1 में लिखा गया है, देयर विल बी, देखो ये लाइन में ब्रेक हो गया, लेकिन मैं आप लोगों के लिए रीड कर देता हूँ। देयर विल बी वन ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबिलिटी। यहाँ पर जो लिखी हुई पॉसिबिलिटी उनमें से एक ही हो सकता है फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम, या तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता, ठीक है, या फिर वहां पर ओनली एक सॉल्यूशन हो सकता है, देयर विल बी एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एंड देयर थर्ड देयर विल बी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो तीन पॉसिबिलिटी, या तो सॉल्यूशन नहीं होगा, या फिर एक सॉल्यूशन होगा, या फिर कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ऐसा नहीं कहोगे कि आप दो सॉल्यूशन हो गए, तीन सॉल्यूशन हो गए, 10 सॉल्यूशन हो गए, नहीं, या तो नहीं होगा, या फिर एक ही सॉल्यूशन होगा, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। ऐसा नहीं कि दो तीन पांच दस, या तो नहीं होगा, या फिर एक सॉल्यूशन होगा, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। तो ऐसा कब कब होगा वो हमें देखना है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स ऊपर, सॉरी मैट्रिक्स का नाम आ रहा है, इक्वेशन आपको दिख रही है, ठीक है। तो इन इक्वेशन को देखो मैं अलग तरीके से लिखता हूँ मैट्रिक्स फॉर्म में। मान लो जो कोफिशिएंट है a11 a12 a1n, इनका एक मैट्रिक्स बना लिया, जैसे ये मैट्रिक्स बना लिया मैंने, ठीक है। a11 a12 a1n, ये सेकंड रो, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स कितनी बन गई, देखो कितने कॉलम, ये कॉलम थे एक दो, एन कॉलम थे, कितने रो थे, एक दो, एम, तो एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। और जो ये अननोन है उनको मैं इधर लिख लेता हूँ, मान लो कॉलम मैट्रिक्स में x1 x2 xn, ठीक है। तो ये n क्रॉस वन मैट्रिक्स होता है, m क्रॉस n क्रॉस वन मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और इज इक्वल टू जो b1 b2 bm था वो m थे ना, तो उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये भी कॉलम मैट्रिक्स में मैंने लिख दिया, ठीक है।
तो देखो उसको ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करे से होगा ये a11 x1 से मल्टीप्लाई करेगा, प्लस a12 x2 से मल्टीप्लाई करेगा, a13 x3 से करेगा, एंड सो ऑन a1n xn से मल्टीप्लाई करेगा, इज इक्वल टू b1। तो ये वाला पहली इक्वेशन बनेगी, नहीं बनेगी? इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह से जैसे सेकंड रो को इससे करूंगा तो ये सेकंड वाली इक्वेशन बन जाएगी। इसका मतलब ये लिखो आप, चाहे ये लिखो, एक ही बात है। मतलब ये, इसको अगर मैं कैपिटल ए बोल देता हूँ, कोफिशिएंट मैट्रिक्स इसको हम बोलेंगे। ये एक्स हो गया अननोन का कॉलम मैट्रिक्स, अननोन का मैट्रिक्स हो गया कॉलम मैट्रिक्स, और ये बी आगे जो कांस्टेंट आगे दिया हुआ है वो। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी, हम इस तरह से लिखते हैं इसको ना, ए एक्स इज इक्वल टू बी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हो गई थी ऊपर कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स। फिर इस मैट्रिक्स को थोड़ा सा ऐड बढ़ा कर दूं, ठीक है। यानी कोफिशिएंट के अंदर देखो कितने रो हैं, 1 2 3, है ना, एम रो है ना ये। अगर ये वाला कॉलम और इसमें डाल दिया, जैसे ये भी एम ही थे ना, 1 2 एम बी एम तक है ना, ये वाला एक कॉलम और डाल दिया जाए तो ये जो अभी मैट्रिक्स बन गई, जिसमें ए बी है, ए मैट्रिक्स भी है स्टूडेंट्स, और ये जो बी मैट्रिक्स जो कॉलम मैट्रिक्स थी वो भी डाल दिया। बीच में ये मैंने सेपरेट करने के लिए एक लाइन दे दिया है, जिससे पता चले कि अपना ए मैट्रिक्स कौन सा है, बी वाला कौन सा है। तो ये यहाँ पर मैंने सेपरेट करने के लिए डाला है। ये जो मैट्रिक्स बन गई ना, ए मैट्रिक्स और राइट वाला बी, इन दोनों को एक साथ, तो ये मैट्रिक्स को मैं थोड़ा सा लिखा हूँ, इसको बोलते हैं हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? याद रखना, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है। अगर ए एक्स इज इक्वल टू बी अगर है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में ए एक्स इज इक्वल टू बी है, तो ए, फिर बीच में एक डंडा डाल के या फिर लाइन डाल के उसको बी1 बी2 bm, जो राइट साइड का बी भी पुट कर दिया, तो उसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। याद रखना, ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमें काफी काम आने वाला है, ठीक है। सो अभी सोल्व करते हैं सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन को, सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सोल्व करने के दो मेथड है, मैंने यहाँ पे मेथड को इस तरह से लिखा है। गॉस इलिमिनेशन मेथड बोलते हैं पहले मेथड को, दूसरा है गॉस जॉर्डन। पहले मेथड मैथमेटिशियन गॉस ने फाइंड आउट किया, फिर जॉर्डन ने हेल्प करके दूसरा मेथड भी दिया, जो कि ज्यादा इफिशियंट है, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो गॉस और जॉर्डन ने मिलके फिर दूसरा गॉस जॉर्डन इलिमिनेशन मेथड दिया, ठीक है, ठीक है। तो जो गॉस इलिमिनेशन मेथड था वो वर्क करता है जो ऑगमेंटेड, सबसे पहले आपको क्या लिखना है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना है सिस्टम ऑफ लीनियरेशन का, ठीक है। फिर उसकी रो इक्लोन फॉर्म बनानी है आपको, ठीक है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रिड्यूस टू रो इक्लोन फॉर्म। और गॉस जॉर्डन में क्या करते हैं? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तो लिखनी है, उस मैट्रिक्स को रिड्यूस करना है टू द रिड्यूस्ड रो इक्लोन फॉर्म, ठीक है ना। रिड्यूस्ड रो इक्लोन फॉर्म आप जानते हैं ना, जिसमें पिवट होते हैं, पिवट के ऊपर जीरो बनाना होता है। इक्लोन फॉर्म में क्या होता है? लीडिंग एंट्री के नीचे जो जीरो बनाना पड़ता है, एंड सो ऑन। आप समझ ही गए, ऊपर मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो आपको किसी मैट्रिक्स को, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रो इक्लोन फॉर्म में लाना है तो बन जाएगा गॉस एलिमिनेशन मेथड। रिड्यूस रो इक्लोन फॉर्म में लाना है तो गॉस जॉर्डन मेथड बन जाएगा, ठीक है, ठीक बात। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों को मैं बहुत फास्ट लग रहा हूँ तो ये बीच में वीडियो को पॉज करके देख लिया करें, ठीक है, कि अच्छे से सर ने क्या लिखा है। यूजिंग गॉस एलिमिनेशन एंड गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड सोल्व फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन है, मान लो 3 इक्वेशन है, ठीक है, x1 x2 x3, इसमें 3 वेरिएबल अननोन है, इक्वेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है? a/b, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स में क्या कोफिशिएंट -2 है, फिर यहाँ 1 है, -1 है, फिर 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। x1 का जो आएगा वो यहाँ आएगा 2 3, ठीक है। फिर यहाँ पे 3x1 है तो 3 आ गया, x2 के साथ में कुछ भी नहीं है तो वहां 0 रखना है, फिर x2 के साथ वाला, x3 के साथ वाला आपने रख दिया 1, स्लैश 4 13 और 1, यहाँ पे ये बन गया आपकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स दिख रही है उसको क्या बनाना है आपको? या तो इक्लोन फॉर्म में बनाना है, फिर रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में बनाना है। तो हमारे पास दो है, एक तो गॉस एलिमिनेशन, इसमें रो इक्लोन फॉर्म में बनाना है, और रिड्यूस इक्लोन फॉर्म वाले में गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको बनाना है हमें, गॉस एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते हैं तो उसके लिए रो इक्लोन फॉर्म में इन्हें बनाना है, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स है,
तो मतलब रो इक्लोन फॉर्म में बनाना मतलब आपको लीडिंग एंट्री देखना है। तो सबसे पहले ऊपर वाले की लीडिंग एंट्री -2 दिखाई दे रही है आप लोगों को, ठीक है। तो -2 के नीचे 1 और 3 है, उनको 0 बनाना है। तो इससे अच्छा क्या करेंगे, या तो आप ऐसे करोगे -2 से डिवाइड करके इसका आप इक्वेशन बनाओगे, ठीक है। यहाँ 1/2 लिखोगे, यहाँ पर समथिंग लिखोगे, ठीक है, इस टाइप से। तो वैसे कर सकते हो, लेकिन इसमें 1/2 2/3 इस टाइप से आ सकता है। आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। देखो इक्लोन फॉर्म एक मैट्रिक्स की अलग अलग आ सकती है। आप आसान तरीका देखो। मेरे को क्या लगता है कि यहाँ पर 1 है, ऊपर -2 है, तो इनको इंटरचेंज कर दिया जाए। इनको इंटर करने से क्या फायदा हो जाएगा कि ऊपर 1 आ जाएगा। अपने लीडिंग एंट्री 1 में इंटरेस्टेड ज्यादा रहते हैं। जब हमारे पास ये रो ऑपरेशन है तो इसका यूज करेंगे जब भी हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, इनको इंटरचेंज कर दिया। ये 1 2 3 13 ऊपर चला गया, -2 1 -1 4 नीचे आ गया, ठीक है। अभी देखो अच्छा लग रहा है लीडिंग एंट्री। अब इन दोनों को आराम से 0 किया जा सकता है। किसकी हेल्प से करना है, हमेशा R1 की हेल्प से करना है, क्योंकि ये रीडिंग एंट्री है R1 में, ठीक है। इसकी हेल्प से नीचे इनको 0 करेंगे, इसके नीचे। तो R2 में क्या करेंगे, 2R1 ऐड कर देंगे, और R3 के लिए R3 में -3R1 माइनस कर देंगे। तो ये 0 आ गया, ये 0 आ गया। इधर की कैलकुलेशन वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, ठीक है। ये लीडिंग एंट्री थी, इसके नीचे 0 हो गया। अभी लीडिंग एंट्री 5 है, ठीक है। यहाँ पर ये देखो क्या है, 5 5 30 है, ठीक है। यहाँ पर इसको 0 बनाना है इस लीडिंग एंट्री के नीचे। तो ऐसे करोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, आपको -6/5 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ेगा। इससे अच्छा आप क्या कर सकते हैं, इसको पहले 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। ये वाला ऑपरेशन लगाएंगे, R2 को R2 डिवाइड बाई 5 कर दो, और फिर बाद में हम 6 टाइम ऐड करके इसको 0 कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले 5 से डिवाइड किया तो ये आ गया हमारे पास। अब ये क्या था, लीडिंग एंट्री। अब ये लीडिंग एंट्री है, ठीक है। इस लीडिंग एंट्री के नीचे इसको 0 करने के लिए आप आसानी से कर सकते हो। R3 को ही चेंज करना, इसकी हेल्प मत लेना। अभी आप इसकी हेल्प लोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूंगा, तो वहां तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी तो 3 आ जाएगा। तो वो हमें 0 बनाया हुआ नॉन 0 नहीं करना, ठीक है। ये चीज मैं बार बार भी नहीं बताऊंगा। ये लीडिंग एंट्री है, तो R2 की हेल्प से ही R3 को आपको 0 करना है, ठीक है। तो R3 + 6 R2, 6 R2 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ -2 4। तो ये लीडिंग एंट्री थी 1 1 के नीचे 0 हो चुका है, इस 1 के नीचे भी 0 हो चुका है। ये लीडिंग एंट्री, इसके नीचे कुछ नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बन गया रो इक्लोन फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ से अभी ये मान लो ये मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये राइट साइड है। तो इसका मतलब हमारी जो एक्चुअली इक्वेशंस क्या है, x1 + 2x2 + 3x3 = 13 फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ x1 का कोफिशिएंट 0 है तो x1 के साथ कुछ नहीं आएगा। x2 + x3 = 6 -3 = -4। मतलब दोबारा इक्वेशन लिखे हैं, लेकिन अब इक्वेशन इस तरह से दिखेंगे आपको 1 2 3, ठीक है। थर्ड इक्वेशन से आपको क्या पता चलता है, थर्ड इक्वेशन से -2 से -4 कैंसिल हो गया, तो x2 कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। सॉरी, x3 = 2 आ गया। अब x3 की वैल्यू इसमें इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, है ना, यानी 2 रख दो यहाँ पे। तो x2 = कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब x2 और x3 की वैल्यू 1 में रख दो, x2 और x3 की वैल्यू रख दोगे तो आपके पास में मिल जाएगा x1 -1। तो आगे की नहीं, आगे आपके पास तीनों सॉल्यूशन। ये आपका गॉस एलिमिनेशन मेथड आपको मिल गया। गॉस जॉर्डन के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, गॉस जॉर्डन के लिए हमें करना पड़ेगा रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में। मान लो यही है, इसको मैं दोबारा लिखा, ठीक है। ये दोबारा सेम स्टेप कर रहा हूँ इंटरचेंज करके, ठीक है ना। कहाँ तक आया, हम यहाँ तक किए थे, ठीक है ना। यहाँ से हम वहां पर अपना आंसर निकालने लग गए थे। अब ये देखो रिड्यूस करना है हमें, तो हमारे पास अभी पिवेट बनाने हैं। तो ये 1 है, ऑलरेडी पिवेट है, इसके नीचे 0 है। ये 1 है, और इसे -2 है, इसको पहले क्या बनाना पड़ेगा, +1 बनाना पड़ेगा। +1 बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, R3 को -2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स -2 से डिवाइड करना है। यहाँ पे माइनस मैंने नहीं लिखा है, पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये माइनस है, ठीक है। तो R3 डिवाइड बाई, तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ 1 लिखा है, ये 1 है, ठीक है ना। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो इस टाइप से बन गया। अभी पिवट बन गया, पिवट के ऊपर 0 बनाना है, यानी ये 1 है तो 1 के ऊपर ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए। तो आपका सबसे पहले काम इसको और इसको 0 करना है, ना कि इससे ऊपर ये। तो आपको ऐसे ही इनको 0 करते करते फिर यहाँ 1, फिर इनको 0 करना है, इसको 0 करना है, फिर इसको 0 करना है, ये है ना।
और इसको जीरो करने और इसको जीरो करने के लिए हेल्प किसकी लेनी पड़ेगी, इसकी, इस पिवट की एंट्री, जो पिवट है उसी वाले रो की हेल्प लेना है आपको। यानी R2 को चेंज करने के लिए क्या करेंगे, R2 माइनस R3 करना है, ठीक है आपको। जैसे मान लो ये R1 को जीरो करना है, तो R1 को जीरो करने के लिए ये नहीं करेंगे कि आप 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करके R2 को R1 में डाल देंगे, नहीं, ऐसे मत करना, ये सही मेथड नहीं है। आपका आ जाएगा बेशक जीरो, लेकिन कहीं कहीं बार आपको मान लो यहाँ पे जीरो होता है तो उसको जबरदस्ती नॉन जीरो आप बना देंगे, ठीक है, मेहनत दुगुनी होती है उससे, बाकी तो कुछ नहीं, आपके स्टेप्स ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर इसको इससे जीरो करने का फायदा ये है कि इधर ऑलरेडी जीरो है, तो ये इन पे फर्क नहीं डालेगा, अच्छी बात ये है, ठीक है, इसलिए हम ये करते हैं। तो क्या करेंगे, R2 को चेंज करने के लिए R2 माइनस R3, R3 को चेंज करने R1 को चेंज करने के लिए R1 माइनस 3 R3, तो ये जीरो और ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया, ये जीरो, साथ में यहाँ पे इनको भी ये लगाते रहना आप, ठीक है ना। तो इधर 4 आ गया होगा, और इधर 3 टाइम्स किया तो इधर 7 आ गया, तो ये आ गया आपके पास में, ठीक है। अब तो ये पिवट हो गया, इसके ऊपर जीरो हो गया। अब इस पिवट के ऊपर भी जीरो बनाना है, तो अब क्या करेंगे, R1 माइनस 2 R2 कर देंगे, तो ये भी जीरो हो गया। तो अब यहाँ से एलिमेंट्री रो ऑपरेशन देखोगे तो यहाँ पर x1 x2 जीरो x3 जीरो, तो x1 इज इक्वल टू -1 आ गया, ठीक है, x1 जीरो x2 1 है तो x2 ये जीरो, तो x2 इज इक्वल टू 4 आ गया, x1 जीरो x2 जीरो, x3 इज इक्वल टू 1 है तो x3 इंटू 1 है तो x3 इज इक्वल टू 2। यही ऊपर आंसर आता है, यही ऐसा है, पर यहाँ पर डायरेक्ट आ गया, आपको कुछ पुट करने की जरूरत नहीं है, तो ये गॉस जॉर्डन मेथड हो गया, ठीक है ना, समझ गए ना, इस टाइप से ये आ गया आंसर। अच्छा एक नोट देख लो, अगर आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास में सॉल्यूशन है, चाहे एक हो चाहे इनफाइनेटली, क्या है मैंने क्या बताया, सॉल्यूशन या तो एक होगा या फिर नहीं होगा या फिर इनफाइनेटली होगा, तो सॉल्यूशन, ये अगर एक सॉल्यूशन है चाहे इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है, तब उस सिस्टम को हम कंसिस्टेंट बोलेंगे, है ना, यानी उसका सॉल्यूशन कंसिस्ट करता है। और अगर उसके पास अगर सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट इफ देयर इज नो सॉल्यूशन, एंड इफ देयर इज सॉल्यूशन वी विल से दैट दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट, ठीक है, ऐसे ही था। तो अभी एक एग्जांपल देख लीजिए, बुक का एग्जांपल, ठीक है, बुक में से देख सकते हैं आप, ठीक है, ये 3 इक्वेशन दी हुई है आपको, एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन, ठीक है। तो 1 -2 3 स्लैश -2 1 -2 3 स्लैश -2, फिर दूसरा -1 1 -2 -1 1 -2 3 2 -1 3 -7, ठीक है ना, ये बन गया। क्या प्रोसेस है, इसको जीरो करना है, इसको जीरो करना है, इसको इसमें ऐड कर दिया, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दिया, तो ये आ गया, ठीक है ना। तो इस टाइप से इसने किया है, तो ये स्टेप से आप अपने हिसाब से करना, बुक का मत देखना, ठीक है ना। ये नीचे जीरो कर दिया, इसके नीचे जीरो कर दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर भी जीरो करना है, ऊपर जीरो करना है, तो यहाँ पर ये लीडिंग एंट्री देखो, यहाँ पे पिवट ये है, ठीक है, और यहाँ पे ये पिवट है, ठीक है, ये पिवट नहीं है, ठीक है, तो इसके ऊपर जीरो मत करने चले जाना ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर जीरो करना है -2, तो इसको जीरो बनाया गया, देखो इसको जीरो बनाने के बाद में आपके पास में अब ये रिड्यूस रो इक्लोन फॉर्म में आ गया है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में क्या कंक्लूजन निकलता है, एक तो यहाँ पे देखो नीचे 0 0 0 0 आ गया है, ये चीज देखो ना। अब इक्वेशन फॉर्म में जाएंगे तो x1 x2 0 है, x3 1 है, तो x1 प्लस x3 इज इक्वल टू -4 है, एक तो ये इक्वेशन बन के आती है, एक आती है x2 माइनस x3 इज इक्वल टू -1, ठीक है, दो इक्वेशन आती है। दोनों इक्वेशन में से हम आप कैसे भी करके पर्टिकुलर वैल्यू x1 x2 x3 के नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इसलिए हम क्या लिख रहे हैं कि x1 को मैं क्या लिखूंगा, -4 माइनस x3, यानी x1 को x3 की फॉर्म में लिख दिया, x1 इज इक्वल टू -4 -3, और x2 को भी यहाँ पर मैंने x3 की फॉर्म में लिख दिया, x2 इज इक्वल टू -1 प्लस x3, और x3 अभी पता ही नहीं हमें कितना, जो x3 की कोई भी वैल्यू होगी उसके ऊपर अब x1 और x2 डिपेंड कर रहे हैं। देखो x1 की x3 की वैल्यू अगर 0 रखूंगा ना, तो x1 -4 हो जाएगा और x2 -1 हो जाएगा, ठीक है। अब x3 की वैल्यू आप कुछ 1 रखोगे तो x2 0 हो जाएगा, x1 -5 हो जाएगा, मतलब x3 की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो आपको एक नया सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसका मतलब फॉर वेरियस चॉइस ऑफ x3 वी गेट डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। तो मान लो x3 कोई भी वेरिएबल t है, तो हमारे पास x1 इस टाइप से हो सकता है, x2 ये हो सकता है, x3, इसका मतलब
टी की इनफाइनाइट वैल्यू के लिए आपके पास में x1 x2 x3 इनफाइनाइट हो जाएगा, देयरफॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ठीक है, तो इसका ट्रिक ये है स्टूडेंट्स कि अगर आपकी ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स, ये ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स है, देखो लाइन खींच रखी है बीच में, ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स में इधर भी जीरो और इधर भी जीरो, किसी भी रो के अंदर या तो एक पूरी रो पूरी जीरो आ जाएगा ना, ऐसे ऐसी जब भी आपके पास में इक्वेशन बनेगी ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स, तो क्या हो जाएगा आपके पास में, उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, इसमें x1 x2 x3 की जगह पे abc है अननोन। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पे जीरो ए है नहीं, तो 0 -2 3 इज इक्वल टू 1, 3 6 -3 इज इक्वल टू -2, 6 6 3 5। ठीक है ना, ये हो गया स्टूडेंट्स। अब इसको देखो, अभी यहाँ पे हमें लीडिंग एंट्री चाहिए, देखो स्टूडेंट्स लीडिंग एंट्री चाहिए ना, यहाँ पे लीडिंग एंट्री चाहिए, लेकिन ये है जीरो, यहाँ पे लीडिंग एंट्री ये बन रही है, तो इसके नीचे यहाँ पे नॉन जीरो कैसे। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, 3 को ऊपर लेके जाएंगे, जीरो को नीचे ले जाएंगे, ताकि ऊपर नॉन जीरो आ जाएगी। लीडिंग एंट्री सबसे लेफ्ट में होनी चाहिए, ऊपर वाले की, फिर उसके राइट में, फिर उसके राइट में, ऐसा होना चाहिए ना। सो पहले 3 को ऊपर लेके गया चेंज करने पे। ठीक है, ये ऑपरेशन इनकी अलग स्टाइल है, ये R12 मतलब R1 को R2 से चेंज कर दिया। ठीक है, तो ऊपर लेके गया इसको 3, है ना, तो ये लेके गया, तो ये लाइन ऊपर चले गए, ये नीचे आ गई R2 की जगह पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको, ये लीडिंग एंट्री है, लीडिंग एंट्री का क्या करना है, नीचे जीरो, कौन सा मेथड हमें यूज करना है, गॉस एलिमिनेशन है ना, गॉस जॉर्डन नहीं, तो इसका मतलब इसको सिर्फ इक्लोन फॉर्म में बनाना है। ठीक है, तो 1 बनाने की हमारे को कोई कोड नहीं लगी है यहाँ पे, तो 6 है, तो इसका R13 - 2 का मतलब क्या है कि R3 को चेंज करना है, R1 में -2 मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देना है, तो इसका मतलब बेसिकली क्या है, R3 चेंज टू R3 -2 R2 है, ये अलग स्टाइल है लिखने का। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होता आप समझ ही रहे हैं यहाँ से देख के कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस किया है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, 3 के नीचे सब जीरो हो गया। अभी लीडिंग एंट्री कौन है स्टूडेंट्स, अभी लीडिंग एंट्री R2 में, दूसरी रो में ये है -2, -2 के नीचे -6 है, इसको जीरो करना है, तो क्या करेंगे, इसी की हेल्प से इसको जीरो करना है, तो इसकी हेल्प से क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दिया, तो ये आ गया। तो इधर क्या आ गया, देखो 0 0 0 आ गया नीचे, यहाँ पे स्लैश है, इज इक्वल टू -6। अब तुम सोचो, x1 के मल्टीप्लाई में भी जीरो है, x2 के मल्टीप्लाई में भी जीरो है, x3 के मल्टीप्लाई में, इसका मतलब लेफ्ट में आ गया जीरो, इज इक्वल टू राइट में 6। क्या ऐसा कभी पॉसिबल है, मुझे नहीं लगता। 0 = 6 कभी होता है, कभी भी नहीं होता, इसका मतलब ऐसा चलेगा नहीं, 0 = 6 पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब थर्ड इक्वेशन इज इनकरेक्ट। सो सिस्टम के पास सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये आपके लिए ट्रिक है कि अगर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में ये लाइन के बाद में यहाँ पे नॉन जीरो और इधर सभी जीरो है, तो ऐसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास में नो सॉल्यूशन। मैंने नोट डाल के लिखा होगा यहाँ पे, देखो नोट डाल के। ठीक है, अगर ये पूरी की पूरी नीचे रो, अगर कोई भी एक भी रो अगर जीरो आ जाती है पूरी लाइन, इस लाइन के इस लेफ्ट में भी राइट में, तो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। अगर लाइन के लेफ्ट में अगर जीरो आ जाते हैं और इधर नॉन जीरो आता है, स्टार मतलब नॉन जीरो, इसका मतलब उसका सोल्यूशन नहीं होगा। आप सोच रहे होगे सर इधर नॉन जीरो, इधर इधर जीरो जाए तो क्या, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, वो चिल मारो। सो हो गया आपका, ये था आपका ऊपर जो था नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस क्या मतलब, राइट साइड में नॉन जीरो था। अभी क्या है, होमोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होता है कि राइट साइड में वो जो B1 B2 B3 Bn थे, उसकी जगह पे क्या है, राइट साइड में जीरो, बाकी सेम है, लेफ्ट में सेम है, राइट में बी की जगह पे पूरा जीरो वेक्टर है, इसको 1 डैश बोल दिया, ऊपर 1 था। ठीक है, तो ये इसकी भी मैट्रिक्स उसी तरह से बनेगी, A1 A12 A1 है, तो ये कितने हैं, n हो गए, तो इसमें भी n अननोन है, m ही इक्वेशन है, तो वही m क्रॉस n है, ये n क्रॉस n है, तो ये अननोन है, राइट साइड में जीरो है आपके पास। ठीक है, सो ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये लिखा हुआ कैपिटल जीरो। जीरो मतलब कॉलम मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स, ये एक्स मतलब कॉलम मैट्रिक्स है, x1 x2 xn अननोन का, और ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसका थ्योरम, इसका सॉल्यूशन, जैसे उसमें भी सॉल्यूशन, उसमें क्या बताया था पहले वाले में, जो नॉन होमोजेनियस में या तो सॉल्यूशन नहीं होगा, या फिर एक सॉल्यूशन होगा, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें नहीं हो गया वाला केस नहीं है। तो होमोजेनियस सिस्टम होगा लीनियर इक्वेशन, उसके पास दो ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, या तो वहां पर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा जो कि ट्रिवियल सॉल्यूशन, यानी x1 x2 x3 xn सबके सब जीरो होंगे,
एक तो ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है, इसके अलावा नहीं है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि देयर विल बी इनफाइनाइटली नॉन जीरो सॉल्यूशन। या तो एक ही सॉल्यूशन होगा जिसमें सभी जीरो होंगे, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, नॉन जीरो सॉल्यूशन होंगे ना, इनफाइनाइटली नॉन जीरो। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि इसके अंदर सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा जिसमें x1 1 है, बाकी सब जीरो है। तो वन सॉल्यूशन होगा तो उसमें सबके सब ही जीरो होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ देयर विल बी एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, या तो एक ही सॉल्यूशन होगा, अगर एक सॉल्यूशन नहीं है तो कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी नॉन जीरो सॉल्यूशन। जो एक सॉल्यूशन होगा उसमें सभी जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है थ्योरम, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है। गिवन है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ m लीनियर इक्वेशन है, n अननोन। मान लो लीनियर इक्वेशन m है, n अननोन है, और m लेस देन n है, मतलब इक्वेशन कम है और अननोन ज्यादा है। m मतलब कितनी इक्वेशन है, n मतलब कितने अननोन है, ठीक है। अगर इक्वेशन कम है, अननोन ज्यादा है, देन हमेशा ये बात गांठ बांध लो कि देयर विल इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अगर ऐसा है इक्वेशन कम है और अननोन ज्यादा है तो हमेशा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आएगा ही आएगा। एग्जाम्पल देख लो इस टाइप का एक, ठीक है, होमोजीनियस का एग्जांपल देख लो। सोल्व द फॉलोइंग, ये एग्जांपल बुक में देख सकते हैं ना, यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड है ना। तो देखो राइट में इसमें जीरो है, जीरो है, जीरो है, तो होमोजीनियस बन गया। मेथड वही है, जॉर्डन गॉस एलिमिनेशन वाला, ठीक है। तो ऐसे लिखा हमने 2 1 -1 1 2 3 3 0 1, ठीक है, 3 0 1, राइट में जीरो है, देखो ये अभी भी मैंने रखा है, ठीक है, मेंटेन रखना है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपको बनानी है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, गोस जॉर्डन, गोस जॉर्डन में क्या है, पहले इसको वन ले जाएंगे, इसमें क्या कर दिया है, एग्जाम्पल 14.6 की हेल्प ली है, 14.6 तो आप जाने दो, ठीक है। आपको इसको बनानी है, ये जो है इसको कन्वर्ट करना है, ये मैट्रिक्स को रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में। तो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म मैंने बताई है, तो वो लास्ट में ऐसे बन के आएगी रिड्यूस इक्लोन फॉर्म, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0, ठीक है। ऊपर वाले से कंफ्यूज मत होना, इधर वन और इधर नॉन जीरो होगा तब प्रॉब्लम होगा, इधर जीरो और इधर वन हो तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका मतलब देखो क्या है, x1 इंटू वन, जीरो इंटू x2, जीरो इंटू x3 इज इक्वल टू जीरो, मतलब x1 इज इक्वल टू कितना हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। इसका मतलब x1 इंटू जीरो, x2 इंटू वन, x3 इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, मतलब x2 इज इक्वल टू जीरो हो गया, x3 इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब इसके पास एक ही सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, जो कि कितना है, ट्रिवियल सॉल्यूशन, x1 x2 x3 ऑल आर जीरो, ठीक है। मान लो ये दूसरा है एग्जांपल, सोल्व द फॉलोइंग होमोजेनियस सिस्टम। इसमें चार इक्वेशन है, चार इक्वेशन का मैंने ये बना दिया, देखो x1 x3 x4 0, x1 -1 x2 0 x3 1 और x4 2 के इंटू में मल्टीप्लाई में 2 है, राइट में जीरो है। इसी टाइप से हमने इनको सबको लिख दिया है ना। वीडियो को पॉज करके देख लीजिए कैसे लिखा गया है। किससे करना है हमें, गॉस जॉर्डन से। गॉस जॉर्डन मतलब आपको वन बनाना है, वन के नीचे जीरो, फिर 1 0 1, इस टाइप से ना। तो क्या किया सबसे पहले, सबसे पहले ये किया कि यहाँ पे -1 है, यहाँ 1 है, तो इसने R1 को R4 से इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। तो ये ऊपर चला गया, नीचे नीचे वाला ऊपर चला गया और नीचे आ गया, 1 आ गया, तो उसके 1 के नीचे इनको जीरो कर सकते हैं। इसको जीरो करेंगे तो इसको इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, और इसको इसमें माइनस कर देंगे, ठीक है। ये इसने अपनी लैंग्वेज में लिखा है, आप समझ गए। इसको ऐड करने पे ये सारे जीरो हो गए इसके नीचे, समझ गए। अब ये लीडिंग एंट्री इसके नीचे जीरो हो गया। अब आते हैं आगे, पहले इसको क्या करना पड़ेगा, इसको +1 बनाना पड़ेगा। +1 बनाएंगे क्योंकि हमें रिड्यूस रो इक्लोन फॉर्म बनानी है, उसी से गॉस जॉर्डन मेथड आता है, ठीक है। तो -1 से क्या, तो ये +1 हो गया। अभी यहाँ पे भी +1 है, इसके नीचे जीरो है, यहाँ पे +1 है, अब इसके नीचे जीरो करने का काम करना है। इसके नीचे जीरो करने का काम कैसे करेंगे, इसी की हेल्प से करना है, ठीक है, याद रखना। कभी आप ऐसा कर देना, यहाँ -2 है, यहाँ -2, तो इसको इसमें माइनस कर दोगे, यहाँ तो जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 हो जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। जीरो बहुत मुश्किल से आता है, तो इसको इसमें ऐड कर देंगे, R3 में R2 को ऐड कर देंगे तो जीरो आ जाएगा, और R4 में 2 टाइम्स R2 ऐड कर देंगे तो जीरो आ जाएगा। इससे ये जीरो डिस्टर्ब नहीं होगा, तो ये जीरो हो गया, और ये भी किस्मत से जीरो हो गए, ठीक है। नीचे वाले हो गए तो हो गए, क्या कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये है, अब इसके ऊपर जीरो बनाना है, तो इसने एक स्टेप खा लिया है, ठीक है। तो वो आप अच्छे से बैठ के कर लेना कि इसके ऊपर जो -2 है,
इसको भी 0 बनाना है। इधर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो इसमें भी कुछ कुछ लिखा है, इसके ऊपर इसने 0 बनाया। देखो तो यहाँ पे दो ही पिवट है, एक 1 है एक -1 है, ठीक है। तो इसके ऊपर 0 कर दिया, नीचे भी 0। तो इस टाइप से तो दो इक्वेशन ही हमारे पास बचती है बेसिकली। ये तो सभी 0 0 0 0 है, ठीक है। तो मैंने बताया था अगर एक पूरी रो 0 मिल जाती है तो मैं तो इसके बाद इनफाइनाइटली मैंने जो 0 है कि भी इनफाइनाइटली मैंने सॉल्यूशन होंगे 0 नहीं, ठीक है। सो इससे पता चलता है कि x1 -x3 -2x4 = 0। तो यही लिखा है, देखो यहाँ पर ये पहला चीज लिखा है यहाँ पर। एक मिनट, x2 -x3 -3x4 = 0, ठीक है। ये दूसरी लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा, दो इक्वेशन है। तो यहाँ पर देखो आपके पास में x1 x3 x4 x2 x3 x4 चारों वेरिएबल हैं, लेकिन आपके पास में इक्वेशन दो ही है। तो हम क्या मान लेते हैं कि x3 और x4 इनको कुछ k1 k2 मान लेते हैं, ठीक है, सम कांस्टेंट, ठीक है। तो इनके लिए आपके लिए x1 और x4 के लिए x2 बन जाएगा और x3 बन जाएगा, ठीक है। तो इनकी आप x1 और x2 की वैल्यू, सॉरी x3 और x4 की कोई भी वैल्यू रखोगे उनके लिए आपको x2 और x1 भी मिल जाएगा। इसका मतलब इनफाइनाइट चॉइस है आप लोगों के पास, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसी वजह से देखो यहाँ पर दोनों 0 0 थे इसलिए, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो आपने सोल्व कर लिया। गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड आपका हो गया। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए नॉन होमोजेनियस और होमोजेनियस दोनों कर लिया आपने, ठीक है। अभी क्या करते हैं, इस गॉस जॉर्डन मेथड जो है इससे आप इनवर्स में निकाल सकते हैं। ये आपने 12th क्लास में किया है, वैसा ही है, सेम टू सेम 12th क्लास में आपने किया है वैसा ही है, ठीक है। तो क्या होता है, इनवर्स निकालने के लिए आपको पता है ए में नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर क्या होता है, जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो मैट्रिक्स आपको लेनी होती है, ठीक है। तो आपको वर्किंग रूल है कि आप पहले मैट्रिक्स ए लिखेंगे, फिर बीच में लाइन खींचेंगे, बाद में आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे और उसके ऊपर रो ऑपरेशन लगाएंगे, एक के ऊपर रो ऑपरेशन लगाएंगे, एक को रो ऑपरेशन लगा लगा के आइडेंटिटी बना देंगे। रो ऑपरेशन लग लग के इधर आइडेंटिटी बन जाएगी, तो इधर वाली मैट्रिक्स ए इनवर्स बन जाएगी। स्कूल में हम कैसे करते थे, इस टाइप से करते थे, A = I इंटू ए करते थे, ठीक है। और फिर इसके ऊपर रो ऑपरेशन लगा लगा के लेफ्ट साइड में हम कर देते थे, इसको आई बना देते थे और राइट में इसको आई की जगह पे ए इनवर्स बन जाता था और यहाँ पर इंटू ए हो जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर बस वही ऑपरेशन, इस ए बना, ए को आई बनाना है, इस आई अपने आप बन जाएगी, हाँ आई ए बन जाता है। इसको इस टाइप से अलग स्टाइल है लिखने, ऑपरेशन हो गई है, ठीक है। जैसे ये है, ठीक है, और एग्जाम्पल देख सकते हो आपका जीटीयू में 2 बार आया होगी ये, ठीक है। ये मैट्रिक्स है, ए आई लिखना, देखो ये ए है ये आई है, पहले चेक कर लेना डिटरमिनेंट नॉन जीरो है कि नहीं है। तो नॉन जीरो है, लिख दिया आपने। रो ऑपरेशन लगानी है, रो ऑपरेशन लगाना है मतलब वन वन ऊपर, इसके नीचे इन दोनों की 0 बनाना है, फिर इसको 1 बनाना पड़ेगा, इसके नीचे 0 बनाना है, फिर यहाँ पे 1 बनाना है, ऊपर भी 0 बनाना है, ठीक है। यही तरीका होता है, पहले यहाँ 0 बनाना है इन दोनों को, फिर इसको 0 बनाना है, फिर यहाँ 1 बन गया, फिर इसको 0 इसको 0 फिर इसको 0, यही पैटर्न रहता है, ठीक है। तो देख लो रो ऑपरेशन आप पॉज करके वीडियो को। यहाँ आइडेंटिटी हो गई और इधर पे इसका इनवर्स हो गया, इनवर्स, ठीक है, हो गया। ये इजी है, 12th क्लास में किया है इसलिए मैंने बता दिया आपको किस टाइप से होता है, ज्यादा उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का रैंक बाय इक्लोन फॉर्म, ठीक है। रैंक क्या होती है और इसको इक्लोन फॉर्म से बनाना पड़ता है, ठीक है। तो रैंक कुछ नहीं है, एक मैट्रिक्स है, उसको आप इक्लोन फॉर्म में बनाओ। इक्लोन फॉर्म आपको पता है कि इक्लोन फॉर्म होता है, एक रो रिड्यूस इक्लोन फॉर्म होता है। इक्लोन फॉर्म में क्या होता है कि हम लीडिंग एंट्री उसके नीचे 0 बनाते हैं, 0 रो को सबसे नीचे रखते हैं, ये रूल होता है। आपको कोई मैट्रिक्स ए लेना है कोई भी, उसको इक्लोन फॉर्म में बनाना है, ठीक है। और आपको देखना जो मैट्रिक्स है इक्लोन फॉर्म में, इसके पास में कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं, कितने नॉन जीरो रोज हैं, जो कितने हैं उनको गिन लेना है। उसको हम क्या बोलते हैं, रैंक ऑफ ए बोलते हैं। मतलब किसी मैट्रिक्स का रो इक्लोन में कितनी नॉन जीरो रो है इज कॉल्ड रैंक ऑफ ए। इफ ए मैट्रिक्स ए then number of non-zero rows in the row echelon form of A is called rank of A, denoted by row A, R A rank A, ये इसका नोटेशन है, ठीक है।
यहाँ पे नोट करके मैंने कुछ इस पे चीजें लिखी हैं कि जीरो मैट्रिक्स की रैंक हमेशा जीरो रहती है। तो मैट्रिक्स ही पूरी जीरो, जीरो मैट्रिक्स मतलब सारी एंट्रीज जीरो है, तो उसमें तो सभी रो जीरो हैं, तो इसका मतलब उसकी रैंक हमेशा जीरो रहेगी। अगर कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो मतलब उसके अंदर कम से कम एक रो तो ऐसी होगी ना जो कि नॉन जीरो है, इसलिए उसका रैंक वन या वन से बड़ा होता है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यहाँ इक्वल टू भी लिख सकता हूँ, ठीक है। क्या बोल रहा है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन डू नॉट चेंज द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। मान लो कोई भी मैट्रिक्स है, इसके ऊपर जितने भी रो ऑपरेशन लगा उसकी रैंक चेंज नहीं होगी, ठीक है। जैसे मान लो ये मैट्रिक्स, इसकी रैंक फाइंड आउट करना है, तो इसको इक्लोन फॉर्म में चेंज करेंगे। इक्लोन फॉर्म में कितने नॉन जीरो है, इक्लोन फॉर्म का मतलब ये लीडिंग एंट्री मिल गई, इसके नीचे इन दोनों को जीरो करना है। तो इन दोनों को जीरो करने के लिए R2 में से R1 निकाल दूंगा, R3 में से 2R2 R1 निकाल दूंगा। अगर मैं ज्यादा तेज बोल रहा हूँ तो यूट्यूब में ये सेटिंग आती है स्पीड स्लो करने की, वो कर लेना, ठीक है। 0.75 या 0.5 लेना, ठीक है। तो इसको जीरो कर दिया, फिर यहाँ पे ये लीडिंग एंट्री आ गई, इस लीडिंग एंट्री के नीचे भी जीरो बनाना है, तो ये जीरो बना दिया, इसको R3 में से R2 को माइनस करके, ठीक है। R3 में से R1 को मत माइनस करना, क्योंकि अदरवाइज यहाँ पे तो हो जाएगा -1, तो यहाँ नहीं करना है हमें। इसी की हेल्प से इसको तो जीरो आ गया। ये आ गया आपके पास में लीडिंग एंट्री, ये लीडिंग एंट्री, तो इक्लोन फॉर्म हो गई। इसमें ये तो जीरो रो है, तो कितने नॉन जीरो है, एक तो ये नॉन जीरो रो है, एक ये नॉन जीरो रो है, तो कितने हो गए, दो हो गई, तो रैंक कितनी होगी, दो हो गई। इजी था ना। तो यहाँ पे हमने चैप्टर 14 खत्म किया, चैप्टर 15 देखते हैं, ठीक है। चैप्टर 15 का नाम है आइगन वैल्यूज, ठीक है, नई टर्म है, आइगन वेक्टर्स। तो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर जोड़े में मिलते हैं, हर एक आइगन वैल्यू की एक आइगन वेक्टर मिलता है, एक से ज्यादा भी मिल सकता है। फिर बाद में हम पढ़ने वाले हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम इस चैप्टर में। फिर उसके बाद में हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे डायगोनलाइजेशन ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर क्या होता है, पहले इस पे आ जाते हैं। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर ध्यान से देखना, अभी नया टॉपिक है आप लोगों के लिए। तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए आपको मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, और लेमडा मान लो कुछ कांस्टेंट है, स्केलर है, एंड आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जानते हैं जिसका डायगोनल सब वन हो, बाकी सब जीरो हो। देन ये नोटेशन किसका होता है, डिटर्मिनेंट का होता है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है, ठीक है। अगर ये इक्वेशन निकाल दिया, एग्जांपल से दिखाऊंगा किस टाइप से निकला। और इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, यानी जो लेमडा की वैल्यू निकालेंगे, है ना, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन फॉर लेमडा आर कॉल्ड करेक्टरिस्टिक रूट। उनको करेक्टरिस्टिक रूट बोलते हैं, आइगन वैल्यू बोलते हैं, किसके, ए के। तो आइगन वैल्यू की डेफिनेशन की बात कर रहे थे ना, तो ये आइगन वैल्यू हो गया। आइगन वैल्यू क्या है, ये जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसके जो रूट आते हैं उनको हम आइगन वैल्यूज बोलते हैं। जैसे मान लो ये मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने लिया, मेरे को क्या करना है, पहले ए माइनस लेमडा आई लिखना है। तो ये है ए मैट्रिक्स, माइनस लेमडा, लेमडा कुछ कांस्टेंट है, ये आई मैट्रिक्स है, ठीक, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स में लेमडा मल्टीप्लाई होगा, तो ये लेमडा यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे लेमडा है, यहाँ लेमडा, तो फर्स्ट एंट्री में से फर्स्ट एंट्री माइनस होती है, तो 3 माइनस लेमडा, फिर 2 3, इधर तो जीरो जीरो ही है, जीरो, यहाँ पे 6 माइनस लेमडा 10 जीरो 2 माइनस लेमडा, है ना। मैट्रिक्स का माइनस पर निकालना आता है ना आपको, तो इसमें से ये माइनस हो गया, तो ये ए माइनस आई हो गया, ए माइनस लेमडा आई। आइगन वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो मैट्रिक्स निकल के आई है आपके पास, है ना, इसका आपको डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये ध्यान से हो यहाँ पर। तो ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट मतलब यहाँ पे मैंने स्टेप लाइन किया, इसका मतलब डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो ऐसा लिखना है। अभी इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो, ठीक है। तो ये लीडिंग है, ये है, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करूंगा, मान लो, तो ये 3 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा, यहाँ 2 माइनस लैम्डा है, ठीक है, ऊपर देखो, और ये हो गया माइनस, यहाँ तो जीरो है, तो वो जीरो हो गया, तो इज इक्वल टू जीरो, यहाँ करोगे तब भी जीरो आएगा, यहाँ करोगे तब भी जीरो आएगा। तो ये क्या आ गया आपके पास में, इस टाइप से आ गया। इसको थोड़ा सा ओपन करूंगा,
ठीक है, आप ओपन करके देख लो नोटबुक में। माइनस लेमडा क्यूब 11 लेमडा स्क्वायर माइनस 36 लेमडा प्लस 36, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस, इस टाइप से। तो ये इक्वेशन बन गई। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मैंने ऊपर बताया था ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू जीरो, जो इक्वेशन बनेगी उसको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलेंगे। देखो यहाँ पे बोला है, ठीक है, ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू जीरो कैरेक्टरिस्टिक। अब ये इक्वेशन है, इसको लेमडा के लिए सोल्व करेंगे, मतलब लेमडा की क्या वैल्यू, तो इसको सोल्व करें लेमडा के लिए, तो मतलब ये इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से बनेगा। तो यहाँ से पता चलता है लेमडा इज इक्वल टू 2, 3 और 6, ठीक है। तो ये वैल्यू मिली लेमडा की। तो ये कितनी है तीनों? 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, तो उसकी कितनी आइगन वैल्यू मिली? 2 क्रॉस 2 होती तो उसकी यहाँ पे इक्वेशन ऑर्डर 2 का मिलता, तो उसकी 2 आइगन वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो 3, 6 और 2 तीनों अलग अलग आइगन वैल्यू है। आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं, समझ गए ना आप? ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट निकालना है, जो इक्वेशन आए उसको सोल्व करना है, और वो उसकी आइगन वैल्यू आ जाएंगे। अब क्या होता है, आइगन वैल्यू निकाल के तो अब आइगन वेक्टर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों साथ में चलते हैं, जोड़े में आते हैं। आइगन वेक्टर देखना है आप लोगों को। इफ कोरस्पॉन्डिंग टू ईच आइगन वैल्यू द वैल्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कोई वेक्टर है। अब आइगन वेक्टर क्या है? आइगन यहाँ जो वेक्टर का मतलब यहाँ पर है, वो एक तरह से एक आप कॉलम मैट्रिक्स आप मान सकते हो, ठीक है ना। कॉलम मैट्रिक्स मतलब एक कॉलम है, बस उसी को हम आइगन वेक्टर बोलते हैं। इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। इफ द कोरस्पॉन्डिंग, वैसे आइगन वेक्टर होता है, पूरा टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा का, लेकिन आप लोगों को उतना इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। आइगन वेक्टर को अभी के लिए आप एक कॉलम मैट्रिक्स समझो। तो इफ ए कोरस्पॉन्डिंग, इफ कोरस्पॉन्डिंग टू ईच आइगन वैल्यू, ई वैल्यू मतलब आइगन वैल्यू बोल रहा हूँ मैं, द वैल्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, ये आइगन वेक्टर निकल के आएगा। देखो एक्स है ना, सच दैट। तो किस टाइप का एक्स आइगन वेक्टर होगा आइगन वैल्यू का? मान लो लेमडा आइगन वैल्यू मैंने, तो वो ये सेटिस्फाई करेगा ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स। एक्स ये क्या है आपका? आइगन वेक्टर, मतलब कॉलम मैट्रिक्स की बात हो रही है स्टूडेंट्स। एक्स एक कॉलम मैट्रिक्स है। ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स, लेमडा आइगन वैल्यू है। मान लो लेमडा की वैल्यू अगर 2 है तो यहाँ पे 2 लिखूंगा, लेमडा की 3 है तो 3 लिखूंगा, ठीक है। इसको अगर लेफ्ट में लेके जाऊंगा, तो लेफ्ट में लेके जाऊंगा तो इस टाइप से हो जाएगा ए माइनस लेमडा इंटू आई मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है ना, इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये जीरो मतलब आगे जीरो मैट्रिक्स है, जीरो एक तरह से कॉलम मैट्रिक्स। तो एक्स जो है यहाँ पर आइगन वेक्टर होता है, ठीक है। तो ये याद रखो, यहाँ पर ए माइनस लेमडाई, ऊपर ए माइनस लेमडाई मैट्रिक्स लिखी थी, नहीं लिखी थी ऊपर हमने? उसके अंदर एक्स मल्टीप्लाई करना। एक्स क्या है? एक कॉलम वेक्टर था। एक्स मतलब एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, 2 क्रॉस 2 है तो एक्स वन एक्स टू, इस टाइप से कॉलम मैट्रिक्स टाइप। अभी पता चलेगा आपको, ठीक है। जैसे मान लो ये वाले ऊपर मैट्रिक्स निकाल रहे थे, इस मैट्रिक्स को मैं नीचे लिख दिया हूँ वापस, है ना। ये मैट्रिक्स यहाँ पे मैंने लिख दिया। फाइंड आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स, ठीक है ना। आइगन वैल्यू ऊपर हमने निकाल दिया, 2 3 6 आया, ठीक है। तो सभी आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर मिलता है, ठीक है। मैंने क्या बताया, आइगन वेक्टर निकालने के लिए आपको लिखना है ए माइनस लेमडा आई एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ध्यान से देखो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है जब भी कोई इस टाइप का क्वेश्चन आए। तो आपको क्या करना है, ये ए माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स मैंने ऊपर लिखी है, 3 माइनस लेमडा 2 3 0 6 माइनस लेमडा 10 0 0 2 माइनस लेमडा, यहाँ पे कितना है 2 माइनस लेमडा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। देखो एक्स को क्या लिखना है, एक्स वन एक्स टू थ्री। ये क्या बताया था मैंने, एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसके अंदर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री है। आपको आइगन वेक्टर अननोन है आपके पास, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, ये हमें फाइंड आउट करना है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री कितना आता है, ठीक है। तो इस टाइप से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, जिनको हम सोल्व करना ऑलरेडी सीख चुके हैं पिछले वाले चैप्टर में। तो लेमडा इज इक्वल टू 2 के लिए कौन सा आइगन वेक्टर मिलेगा, वो हमें पता चलेगा जब लेमडा की जगह पे 2 रख दूंगा। यहाँ पे 2 रखना है, देखो 3 माइनस टू 6 माइनस टू 2 माइनस टू, तो ये बेसिकली इस टाइप का बन गया 1 2 3 0 4 10 0 0 0 एक्स वन एक्स टू। तो यहाँ से आपको क्या पता चल जाता है, यहाँ पर इक्वेशन बन जाती है। देखो आपके पास में एक्स वन टू एक्स टू थ्री एक्स थ्री इज इक्वल टू जीरो, 4x2 प्लस 10x3 इज इक्वल टू जीरो, है ना। दो इक्वेशन बन जाती है। तीसरे वाली क्या है, 0 0 0 0, तीसरी तो जीरो ही है, जीरो इज इक्वल टू जीरो है।
मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला इस टाइप से कुछ दिखाई दे रहा है ना आपको, ये पूरा जीरो हो गया। तो आपको x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो आपका आइगन वेक्टर होगा। ठीक है, मैंने बताया था कि ये आइगन वेक्टर होता है x1 x2 x3। देखे कैसे फाइंड आउट करते हैं, दो इक्वेशन है, तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दुविधा में है हम लोग। तो इस सेकंड इक्वेशन से देखो, इस इक्वेशन से पहले तो 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो x2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये इस तरफ गया तो -5 x3/2। ठीक है, x3 नहीं पता हमें कितना है, लेकिन x2 इज इक्वल टू -5 x3/2, क्योंकि दो इक्वेशन है, 3 अननोन निकालना है, कैसे निकाल लें। ठीक है, अब ये जो x2 की वैल्यू है, इसको आप इसमें पुट कर दो x1 में, मतलब पहले इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में आपके पास x1 2 इंटू ये x3 x2 की वैल्यू रख दिया प्लस 3x3, तो इसमें x1 और x3 रह गए, इसको ऐसे 2 से 2 कैंसिल कर दिया, यहाँ पे -2 उस तरफ गया, तो x1 इज इक्वल टू 2x3, तो x1 इन टर्म्स ऑफ x3 आ गया, x2 भी आपके पास में इन टर्म्स ऑफ x3 आ गया, और x3 हमें नहीं पता, तो x3 को x3 ही हम ले लेंगे, हमें ये निकालना है। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, यही प्रोसेस आपको सभी क्वेश्चंस पे करना है, बार बार बोल रहा हूँ। x1 को x3 के फॉर्म में लिख दिया, x2 को भी x3 के फॉर्म में लिख दिया, और x3 तो x3 है ही है। अब x3 की किसी भी वैल्यू के लिए कुछ भी हो सकता है, तो x3 क्या है, तीनों में कॉमन ही है, तो मैं इसको बाहर निकाल दिया, 2 -5/3 1। ठीक है, तो x3 के कुछ भी वैल्यू रखो, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर ये x मिल ही जाएगा। ये x इज इक्वल टू चल रहा है स्टूडेंट, देखो x इज इक्वल टू x3 इंटू x3 के कुछ भी, ठीक है ना। तो बेसिकली x3 आर्बिट्रेरी कुछ भी वैल्यू रख दो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लैम्डा ही लिख दिया, एक्चुअली आर्बिट्रेरी है तो लैम्डा, इसको लैम्डा नहीं लिखना चाहिए, लैम्डा ऊपर आइगन वैल्यू है, तो सपोज इसको लैम्डा नहीं है तो कुछ और वैल्यू है, मान लो के है ये, ठीक है, लैम्डा नहीं के, मतलब आर्बिट्रेरी है, आर्बिट्रेरी कुछ भी हो सकता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 है, यहाँ -5/2 है, यहाँ पे 1 है, 2 -5/2 और 1 है, तो यहाँ पे 4 -5 और 2 कैसे है। तो ऐसा है कि मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा था 2 -5/2 को, तो x3 आर्बिट्रेरी है, तो मैंने क्या किया, इसमें यहाँ तो कुछ भी रख सकता हूँ, मैंने इसको बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे को, तो यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ -5 हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, तो इसमें अब अपॉन में नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तो आर्बिट्रेरी है के, तो 4 -5 और 2 क्या हो गया, ये 4 -5 5 और 2 क्या आइगन वेक्टर हो गया लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए। अगर आप ये लिखते, ये भी आइगन वेक्टर ही होता, ठीक है ना, इसमें आप कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे उसको आप आइगन वेक्टर लिख सकते हो, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू आइगन वेक्टर कितना मिला, 4 -5 और 2, तो ये क्या हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए आइगन वेक्टर हो गया स्टूडेंट्स। क्लियर है कि नहीं है। तो 4 -5 और 2 ये भी लिख सकते थे, ये भी लिख दिया मैंने, ये लिख दिया, इसमें अपॉन में नहीं था इसलिए 2 से पूरे को मल्टीप्लाई किया। लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए मिला, उसी तरह लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए भी फाइंड आउट करना है। तो के की जगह पर हम लैम्डा की जगह पे मेरे को 3 रखा था, यहाँ पे 3 -3 6 -3 2 -3, ये बाकी सब वही है। तो ये किस टाइप से आ गया, 0 2 3 0 10 0 0 -1, इस टाइप से 3 इक्वेशन बनती है आपके पास में, ये और ये। तो यहाँ से पता चल जाता है x3 तो 0 आ गया, x3 0, यहाँ तो यहाँ 0 रखना पड़ेगा, यहाँ 0, इसका मतलब x2 भी 0 आ गया, x3 पक्का 0 है, x2 भी 0 है, इस और x1 का भी नहीं पता, क्योंकि x1 तो है ही नहीं इसके अंदर। आइगन वेक्टर होगा x इज इक्वल टू x1 x2 x3, x2 और x3 0 है, इस बात की पक्की गारंटी है। x1 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो 1 0 0, तो ये मान लो कुछ k है, ठीक है, लैम्डा लिखा है, k लिखना चाहिए यहाँ पर हमें, k 1 0 0, तो इसको क्या मान लेंगे हम, आइगन वेक्टर मान लेंगे। ठीक है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 भी चलता है, 3 भी चलता है, 4 भी, तो मतलब कुछ भी चलता है यहाँ पे, तो हमने 1 0 0 सिंपल सा मांग लिया। x2 का आइगन वेक्टर कौन हो गया स्टूडेंट्स, सॉरी नॉट x2, लैम्डा इज इक्वल टू 3 के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कितना हो गया, 1 0 0, दूसरा आइगन वेक्टर मिल गया। लैम्डा इज इक्वल टू 6 के लिए, मतलब आपको लैम्डा की जगह पे 6 रखा, तो ये इक्वेशन बनती है। ठीक है, 3 -6 -2 6 -6 0 और 2 -6 -4, ये बन गया। अब यहाँ से भी आपके पास में 3 इक्वेशन बनती है, एक तो ये, एक x3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से पक्का कंफर्म हो गया, x3 तो 0 है, यहाँ 0 x3 की वैल्यू 0 रख दोगे, तो -3x1 2x2 इज इक्वल टू 0। अब x1 को x2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर x2 को x1 की, जो लिखना है लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप x2 इज इक्वल टू
3x1/2 भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे x1 इज इक्वल टू 2x2/3 लिख दिया, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे भी लिख सकते हैं, लेके आना है, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन हमारा x1 x2 x3 होता है। x3 पक्का 0 हो गया, x1 को x2 के फॉर्म में लिख दिया, x2 हमें नहीं पता तो x2 को x2 की तरह ही देख लो। यहाँ से क्या है, x2 कॉमन ले लीजिए, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब इजी रहेगा। बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे, उससे समझ में आ जाएगा, देखते रहो आप लोग। तो यहाँ पे 2/3 1 और 1, तो ये 2/3 अच्छा नहीं लग रहा, x2 आर्बिट्रेरी है, कुछ भी है तो कुछ भी हो सकता है, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस लैम्डा नहीं लिखना चाहिए, पता नहीं क्यों लिखा है, के है, ठीक है, क्योंकि लैम्डा आइगन वैल्यू आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे उससे, ठीक है ना, के है कुछ कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर 2 हो गया, यहाँ पे यहाँ 3 हो गया, 0 हो गया, 2 3 0, इसको क्या मान लेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 6 के लिए आइगन वेक्टर। तो तीनों के लिए हमने आइगन वैल्यू भी निकाल दिया, आइगन वेक्टर। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन सोल्व किया है। ठीक है, 2 क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छे से रहेगा, आप लोगों को ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। सेम प्रोसेस करेंगे, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर, पहले आइगन वैल्यू निकलती है, फिर सभी आइगन वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकलते हैं। तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स क्या है वो देखना है, क्योंकि वो नीचे भी काम आती है, हमेशा लिख लेने का इस मैट्रिक्स को। ए लिखा, माइनस लैम्डा लिखा, आई लिखा, ठीक है। और ये लैम्डा यहाँ पे देखो, यहाँ इस एंट्री में इसमें है, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 में से माइनस हो जाएगा, 4 में से हो जाएगा, -3 में से हो जाएगा, हो गया। इस तरह से बन गया ए माइनस लैम्डा आई। आइगन वैल्यू के लिए क्या देखना पड़ेगा, इसका डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई का 0 करना पड़ेगा, एक इक्वेशन बनेगी उससे, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है हमें। तो 1 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई 1 माइनस लैम्डा, 4 माइनस लैम्डा -3 माइनस लैम्डा माइनस माइनस कितना हुआ, -2 और -2, माइनस माइनस प्लस हो गया तो +12 हो जाएगा, ये देख लो, आगे वाले 0 हैं दोनों, ठीक। तो ये इस तरह से कुछ हो गया, -12 है, माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 है, पोज करके देख लीजिए, इस 12 से 12 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ 1 माइनस लैम्डा, यहाँ से लैम्डा कॉमन लिया, लैम्डा आ गया, यहाँ से लैम्डा -1 आ गया, तो ये आ गया। यहाँ से आपको क्या पता चलता है, लैम्डा इज इक्वल टू 0 1 1, ठीक है। तो यहाँ पर 0 1 1 तीन वैल्यू आई है ना, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए 2 ही वैल्यू आई है, 0 1 वैल्यू 3 ही आई है, 1 रिपीटेड है 2 टाइम्स, ठीक है, 3 वैल्यू आई आइगन वैल्यू, क्योंकि 3x3 मैट्रिक्स थी तो उसकी 3 वैल्यू ही आनी चाहिए, ठीक है। तो तीनों वैल्यू आपको यहाँ पर मिल चुकी है, मिल गई। अब आपके पास में आइगन वैल्यू 0 के लिए आप निकाल पाएंगे आइगन वेक्टर, और 1 के लिए आप आइगन वेक्टर निकाल पाएंगे, ठीक है। निकाल लेंगे हम दोनों के लिए, देखते हैं कैसे निकालते हैं। पहले लैम्डा इज इक्वल टू 0 के लिए निकालेंगे, तो आइगन वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स को x से मल्टीप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू 0, ठीक है। ए माइनस लैम्डा आई है, x लिखा इज इक्वल टू 0, फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 0, अब लैम्डा के लिए 0 रखेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू 0 के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर x1 x2, तो यहाँ पे 0 रखा, 0 रखा, 0 रखा, तो ये मैट्रिक्स बन गई हमारे पास, ठीक है ना। अब ये मैट्रिक्स बन गई आपके पास में, इस मैट्रिक्स को सोल्व कैसे करेंगे, अपन मैं सोल्व कर लूंगा तीनों इक्वेशन को। इसको मैंने ऑगमेंटेड फॉर्म बनाया, सोल्व करने के लिए ऑगमेंटेड फॉर्म बनाते थे, ऊपर हमने देख कराया ना ऊपर, ठीक है। ऑगमेंटेड फॉर्म बनाया, इसके नीचे पहले से 0 है, इसके नीचे 0 बनाऊंगा, इसके नीचे को 0 बनाने के लिए पहले अच्छे से इसमें से माइनस नहीं जा रहा ना, तो यहाँ पे लीडिंग एंट्री आ गई, लीडिंग एंट्री आ गई, ये 0 बनाना है मेरे को। पहले मैं इसको 2 से डिवाइड कर लूंगा, ताकि इसको 3 से ऐड कर 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करूँ तो 0 हो जाए, ठीक है। पहले 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 4 2 हो गया, 2 1 हो जाएगा, ये हो गया, देखो अभी R2/2 करने पे। अब इसको 0 करने के लिए R3 प्लस 3R2 कर देंगे, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। अभी ये भी 0 हो गया, कोई बात नहीं, हो गया, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, x1 माइनस 6x2 माइनस 4x3 इज इक्वल टू 0, 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप ऐसा देख सकते हैं इन दोनों में, क्योंकि 3 वेरिएबल हैं, 2 ही सॉरी 3 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन है, तो एक तो डिपेंड करेगा किसी ना किसी पे, फ्री वेरिएबल रहेगा, उसको फ्री वेरिएबल हम बोलते हैं। तो x2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये उस तरफ गया तो -x3/2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने x3 के फॉर्म में लिख दिया यहाँ। अब इसको क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, x2 की वैल्यू -x3/2,
तो यहाँ से x1 भी x3 के फॉर्म में लिखा गया, जो कि x1 x3 के इक्वल टू आ गया, एक्चुअली x1 इज इक्वल टू x3 आ गया। ये आइगन वेक्टर होता है x1 x2 x3। तो x1 को x3 के फॉर्म में लिखा, x2 को भी x3 के फॉर्म में लिखा, और x3 तो x3 था ही, x3 को कॉमन निकाल दिया, 1 माइनस 1/2 और 1। तो ये माइनस 1/2, ये 1/2 एक्चुअली मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये अगेन लैम्डा लिखा है, पता नहीं क्यों लिखा है। तो k 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 माइनस 1 और 2 क्या हो गया, ये आइगन वेक्टर किसके कॉरस्पॉन्डिंग, पहले आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, ये लिखा है मैंने यहाँ पे, आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 0 इज 2 माइनस 1 2। ये आइगन वेक्टर कुछ भी हो सकता था, यहाँ पर 1 - 1/2 और 1 भी हो सकता था। ठीक है, यानी इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो एक आइगन वेक्टर ही होगा। तो मैं थोड़ा सा अच्छा से लिखता हूँ यहाँ। अब लैम्डा इज इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है वो देखना है, तो इसमें 1 पुट करेंगे। कहाँ पुट करेंगे, इसमें 1 पुट करेंगे, यहाँ पर लैम्डा की जगह 1 पुट करेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, और यहाँ पे -4 हो जाएगा। वो लिखा है मैंने, देखो 0 3 4 बाकी सेम है। तो x1 वाला गायब हो गया इधर से। तो यहाँ से देखो आपके पास में ये इक्वेशन ऑब्जर्व करो, ठीक है ना, ये बेसिकली कैंसिल ही हो रहा है ये इससे ना, तो बेसिकली तीनों इक्वेशन सेम ही है। तो 3x2 + 2x3 इज इक्वल टू, यहाँ से पता चलता है x2 इज इक्वल टू -2x3/3। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना, तीनों इक्वेशन एक ही हैं। इस इक्वेशन को अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी, ये दोनों तो सेम ही है। ठीक है, तो ये है x2 इज इक्वल टू -2x3, और x1 का मुझे पहले से ही पता नहीं, तो x1 x2 x3, तो x1 की जगह पे तो x1 रखा, x2 की जगह पे -2/3 x3 रखा, और x3 की जगह पर x3 ही रहने दिया, क्योंकि इसको हमने x3 के फॉर्म में रखा है। तो यहाँ पे x1 और x3 दो है, तो कैसे करेंगे, x1 को कॉमन ले लूंगा तो दो मैट्रिक्स के एडिशन में लिख सकता हूँ ना इसको। तो x1 0 0 प्लस 0 -2/3 x3 और x3, तो x1 में से x1 बाहर निकाल दिया, 1 0 0 प्लस x3 0 -2/3 1। ठीक है, तो ये मान लो इस x1 arbitrary है, तो मान लो ये k है। क्या है ये, k है, लैम्डा लिखा है, k लिखना है। 1 0 0 ये बीटा है, ये -2/3 मेरे को, तुम्हें पता है अच्छा नहीं लगता, तो 0 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -2 और नीचे हो गया 3। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग कितने आइगन वेक्टर मिले मेरे को, दो आइगन वेक्टर मिला 1, क्योंकि 1 कितनी बार रिपीट हो रहा था, दो बार रिपीट हो रहा है। याद करो कितनी बार रिपीट हो रहा था, दो बार। 1 1 आइगन वैल्यू थी 0 1, तो दो बार रिपीट होगा तो दो आइगन वेक्टर मिले मेरे को। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसके आइगन वेक्टर मिल गए, 0 के कोरस्पॉन्डिंग मिल गए थे, लैम्डा के कोरस्पॉन्डिंग भी आइगन वेक्टर मिल गए थे। तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, एग्जाम्पल देख लेना बुक में से, इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है पेपर में, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में आपको। है किले हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है, किले हैमिल्टन थ्योरम क्या है, ये आसान है, डोंट वरी। इफ ए इज एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया आपने, और स्क्वायर मैट्रिक्स की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन मतलब जो आपने a - λi का मॉडुलस इज इक्वल टू 0 लगाना है, तो जो इक्वेशन बन के आई थी ना आपके पास है, मान लो ये n क्रॉस n है तो लैम्डा पावर n मिलेगा, 3 क्रॉस 3 है तो लैम्डा पावर 3 है ना। तो ये थ्योरम ये कहती है, ये जो लैम्डा है इसकी जगह पे मैट्रिक्स ए लिख दूंगा तो भी वो सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन को, मतलब मैट्रिक्स a पावर n प्लस सम कांस्टेंट a पावर n -1 प्लस डॉट 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 कांस्टेंट a प्लस k नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ठीक है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 0 0 मैट्रिक्स है। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो ये चीज मतलब करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को ये जो मैट्रिक्स है सेटिस्फाई करती है, यानी जो लैम्डा की जगह पर मैट्रिक्स ए लिखूंगा, a पावर n -1 ये सब लिखूंगा तो ये सेटिस्फाई करेगी। मान लो ये नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर मतलब जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, और ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, आपको दिख ही रहा है सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ से आपको क्या मिल सकता है, मान लो ये आई इधर रखूँ, आई इंटू के वन, इसको सबको उस तरफ लेके जाऊँ, ये सब जो है ये सबको मैं उस तरफ राइट साइड में ले जाऊँ, जीरो साइड में, तो माइनस में हो जाएंगे, और ये के नोट भी नीचे भेज दूँ तो आई इज इक्वल टू -1/k नोट, ये सब उस तरफ चले गए। ठीक है,
अगर ए इनवर्स, अब ये जो आ गया इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ ए इनवर्स हो गया, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो ए पावर एन माइनस वन, ए पावर यहाँ पर एन माइनस टू, यहाँ पे ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आता है। तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने के काम आ सकता है यार, ठीक है ना। ये किसके काम आएगा, कैले-हैमिल्टन थ्योरम आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करने के काम आएगा। इस बेस पे क्वेश्चन देखो किस टाइप से बनता है, इस टाइप से पूछेगा आपको यूजिंग कैले-हैमिल्टन थ्योरम ए इनवर्स और ए पावर माइनस टू निकालो, ठीक है ना। तो ए इनवर्स तो आप वैसे भी निकालना जानते हैं, लेकिन आपको इससे निकालना है तो वैसे करके आओगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, इसी तरह से निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे मिलती है, ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो रखने पर। तो माइनस लैम्डा है तो ए, इसमें से माइनस लैम्डा वन माइनस, डायगोनल में से लैम्डा निकालना होता है ना, वन माइनस लैम्डा थ्री माइनस लैम्डा माइनस, इसका डिटरमिनेंट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा टोटल लैम्डा स्क्वायर, कैलकुलेट कर लो, ये आएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस फोर लैम्डा प्लस फाइव, ठीक है। तो इस इक्वेशन को क्या करेगी, मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई करेगी, मतलब इसकी जगह पे ए लिख दूं तो मतलब ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस फाइव इंटू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। ये हमें कैले हैमिल्टन थ्योरम से पता चला। अब ए इनवर्स निकालने के लिए कैसे करेंगे, तो देखो पहले तो इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, डिटरमिनेंट नॉन जीरो, हमें सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए नॉन जीरो, बाकी उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले तो इन सबको उस तरफ लेके जाएंगे, अपॉन में फाइव डिवाइड करेंगे तो मतलब माइनस ए, ये माइनस उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर, और ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे एक एक पावर कम हो जाएगी, यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पर फोर आई आ जाएगा, तो यहाँ पर फोर आई है माइनस ए, एक ए हमें पता ही है, माइनस से पता ही हो जाएगा, प्लस फोर आई, तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है, इजी है ना। तो आपने ए इनवर्स निकाल दिया बड़ी आसानी से, वन बाई फाइव थ्री वन माइनस टू वन, जैसे जैसे लिखा है सब वैल्यू पुट करो, देखें आता है नहीं आता है। अब ये इक्वेशन आई थी ए इनवर्स के लिए, इसमें ए इनवर्स और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ए पावर माइनस टू, तो ए पावर माइनस टू इज इक्वल टू, यहाँ ए इनवर्स आ जाएगा, ए इनवर्स इंटू वन बाई फाइव, अच्छा मल्टीप्लाई अभी किया नहीं तो देखो, मल्टीप्लाई किया तो ए इनवर्स ये हो जाएगा माइनस आयोटा ए इनवर्स इंटू फोर आई फोर ए इनवर्स, तो ए इनवर्स अभी भी हमने निकाल भी लिया था आइडेंटिटी में, प्लस फोर ए इनवर्स अगर हमने ये डाला तो टोटल इस टाइप से आ जाएगा, प्लस फोर बाई फाइव ये आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, ये पावर माइनस टू भी निकाल दी, इसलिए एलिमेंटल थ्योरम हो जाती है, इसके अलावा इसके, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा क्लास का, ये सबसे अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ से 7 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, कितने का, 7 मार्क्स, तो लिख लीजिए 7 मार्क्स है, यहाँ से कभी भी 4 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं बनेगा। डायगोनलाइजेशन ऑफ ए मैट्रिक्स मतलब बताता हूँ थोड़ी देर में, उससे पहले कुछ डेफिनेशन देख लो। सबसे पहले लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर का मतलब, यहाँ वेक्टर का मतलब क्या हो रहा है, वेक्टर का मतलब कॉलम मैट्रिक्स की बात हो रही है, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स मतलब एक ही कॉलम है और रो बहुत सारे हो सकते हैं। तो वेक्टर्स मान लो ये कॉलम मैट्रिक्स है v1 v2 vn, ये वेक्टर आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे इफ c1 v1 c1 c2 c3 cn ये सब कांस्टेंट है सब, ठीक है, r से बिलोंग करते हैं, c1 v1 c2 v2 c3 v3 प्लस 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 cn vn इज इक्वल टू जीरो अगर मैं लूं तो वहां से मेरे को पता चले कि c1 c2 cn जीरो है, ठीक है, जीरो होने पे मजबूर हो जाए c1 c2 c3, तब उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट बोलेंगे। अदरवाइज इनमें से कोई भी नॉन जीरो मिल जाए तो उसको क्या बोलेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। अभी नहीं समझ में आया होगा ये आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है, लेकिन मैं एग्जांपल लूंगा तो आपको बेशक समझ में आएगा, ठीक है। तो बेसिकली इन वेक्टर को लीनियरली इंडिपेंडेंट कब बोले, अगर c1 c1 v1 c2 मतलब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू जीरो करूं तो जो ये कांस्टेंट है या जीरो आ जाए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट आ जाएगा। तो देखो एग्जांपल, ये v1 है ये v2 है, दो वेक्टर हैं, कॉलम मैट्रिक्स दिख रही है आपको, जो क्या करना है कोई भी सम कांस्टेंट c1 v1 प्लस c2 v2 इज इक्वल टू जीरो करना है, तो ये c1 ये v1 प्लस c2 v2 इज इक्वल टू जीरो। तो इससे क्या पता चलता है, देखो c1
यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ C1, यहाँ पे भी C1 मल्टीप्लाई हुआ है C2, यहाँ से दो इक्वेशन मिलती है C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ठीक है एक इक्वेशन। फिर 2C1 4C2 इज इक्वल टू 0, दो इक्वेशन मिल गई। आपको ये दो लीनियर इक्वेशन मिल रही है तो इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाओ आप। C1 C2 यहाँ मतलब आपका नॉन बन गए ना, नॉन को फाइंड आउट करना है आपको। यहाँ 1 1 0 लिखा, 2 4 0 लिखा है, ठीक है। आपको इसको जीरो करना है, इसको जीरो करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये 0 हो गया, यहाँ 2 हो गया, राइट में तो 0 ही था। तो यहाँ पे 2 है, 0 यहाँ, तो इसका मतलब 2C2 इज इक्वल टू 0 हुआ। इसका मतलब C2 0 है, C2 0 तो C1 भी 0। देखो C1 C2 0 आया है नहीं आया। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर जो लिए हैं मैंने क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ऐसे प्रूव करते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। आगे हमें बहुत जगह पे प्रूव करने की जरूरत पड़ेगी, सो याद रखो ये कैसे प्रूव किया, ठीक है। ऐसे लिखना है, वेक्टर्स दिए हुए हैं C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू 0, इस टाइप से लिखना है, इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन या तीन इक्वेशन बनेंगे, अगर यहाँ पे तीन होता है इक्वेशन बनती, तो इस टाइप से आपको करना है। पहले डेफिनेशन होगी, फिर आता है सिमिलर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। सिमिलर मैट्रिक्स नया टर्म है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए क्या है, सेंटेंस को स्टार्ट करने वाला ये है, ठीक है, मैट्रिक्स नहीं है, दिस इज नॉट मैट्रिक्स, डोंट गेट कंफ्यूज। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, यहाँ पे ए मैट्रिक्स है ना, ऊपर मैंने डैश लगाया है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमिलर टू ए मैट्रिक्स बी। तो एक मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स के सिमिलर है इफ देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट दूसरी मैट्रिक्स पी जो कि जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी हमें मिले सच दैट पी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी, ठीक है। नॉन सिंगुलर है मतलब उसका इनवर्स निकल सकता है। अगर ये कंडीशन कोई सेटिस्फाई करे, कोई मैट्रिक्स ए और बी, तो उसको क्या बोलेंगे, ए इज सिमिलर टू बी और बी इज सिमिलर टू ए मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, फिलहाल सिमिलर मैट्रिक्स की एग्जांपल देखो, आगे मैं समझाता हूँ। ये बी मैट्रिक्स है, ये पी इनवर्स है, ये ए है, ये पी है। तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये ही आएगा। तो ये एक तरह से क्या हो गया, सिमिलर मैट्रिक्स है। वीडियो पॉज करो, देखो कि इनको मल्टीप्लाई करने पे यही आता है। थोड़ी देर में इसको प्रूव भी करेंगे हम, ठीक है, कैसे निकालते हैं, कैसे सिमिलर प्रूव करते हैं देखेंगे, ठीक है। तो सिमिलर मैट्रिक्स हो गई, और क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर भी हो गया। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स क्या होता है। तो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स क्या होता है, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए सिमिलर हो जाए टू ए डायगोनल मैट्रिक्स, देन हम क्या बोलेंगे, वो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डायगोनल नॉन जीरो होते हैं, बाकी सब एंट्री जीरो होती है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स हमने पढ़ी है 12th क्लास में, जिसका डायगोनल नॉन जीरो, बाकी सब एंट्रीज जीरो हो, ठीक बात। डी इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी, पी क्या है, वही नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तो ये डी हो गया, डी मतलब डायगोनल मैट्रिक्स, पी इनवर्स ए पी। तो ए और डी आपस में सिमिलर है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो ए क्या हो जाएगी, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स हो जाएगी। तो कैसे निकालते हैं उसके लिए थ्योरम है, तो बताएंगे। देखो कुछ स्टेटमेंट है जो आपको डायगोनल मैट्रिक्स कब होगी कब नहीं होगी ये बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये थ्योरम है, यूनिवर्सल थ्योरम है। ए मैट्रिक्स एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, कोई एन क्रॉस एन मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। तो पहले मैट्रिक्स एन क्रॉस एन होनी चाहिए, वो डायगोनलाइजेबल होगी इफ एंड ओनली इफ इट हैज एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। तो आइगन वेक्टर्स आपने निकाल लिए, कोई मैट्रिक्स है उसके आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं। एन क्रॉस एन है तो उसके एन ही आइगन वेक्टर होंगे, अगर सभी के सभी अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तभी वो डायगोनलाइजेबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, आई डबल एफ मतलब इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो आपको कोई मैट्रिक्स निकालनी है, उसके आइगन वेक्टर्स निकालने हैं, आइगन वैल्यूज निकालनी है, देखना है कि आइगन वेक्टर सभी लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो इंडिपेंडेंट देखने का मैंने बता दिया, ऊपर कैसे बताते हैं, कैसे करते हैं इंडिपेंडेंट, कैसे प्रूव करते हैं, पहले थ्योरम है। दूसरी थ्योरम क्या है, दूसरी थ्योरम आपकी ये है दैट if lambda 1 lambda 2 lambda n are distinct eigenvalues
if lambda 1, lambda 2, lambda n are distinct eigenvalues and x1, x2, xn are eigenvectors associated with the corresponding eigenvalues, then these eigenvectors are linearly independent. मतलब आपकी मैट्रिक्स की ये आइगन वैल्यूज हैं, सभी अलग अलग हैं, सभी रियल्स हैं, ठीक है। तब पक्का इनके जो कोरस्पोंडिंग आइगन वेक्टर होंगे वो सभी के सभी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। और अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए तो क्या हो जाएगा, डायगोनलाइजेबल हो जाएगा, पहले थ्योरम ही बोल दिए, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि अगर सभी अलग अलग आइगन वैल्यूज हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट तो वो डायगोनलाइजेबल होना उसका तय है, ठीक है। थर्ड क्या है, A and cross and matrix is diagonalizable if all roots of characteristic equation are real and distinct। वही बात तो मैं बोल रहा हूँ, अगर इसके सभी आइगन वैल्यूज अलग अलग हैं तो उनके आइगन वेक्टर अलग अलग मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे तो वो डायगोनलाइजेबल हो जाए, वही थ्योरम है। फोर्थ थ्योरम इंपॉर्टेंट है, ये आपको रूल बताती है किस टाइप से ये बनाना है हमें इसको डायगोनलाइजेबल। तो क्या है, ए एन क्रॉस एन मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ इट हैज एन लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर, यानी ये थ्योरम 1 मैंने बताई दी थी। और ये कैसे बनेगी ये देखो, इन दिस केस जो मैट्रिक्स ए है इज सिमिलर टू द डायगोनल मैट्रिक्स डी। अगर डायगोनलाइजेबल होगी तो ए सिमिलर होगी डायगोनल मैट्रिक्स डी के, जो कि इस टाइप से लिखी जाएगी, डी इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी। गलती से आप डी इज इक्वल टू पी ए पी इनवर्स मत लिख देना, ठीक है। क्या होगा, डी इज इक्वल टू पी इनवर्स पहले, फिर ए, फिर पी। तो अब ये पी मैट्रिक्स कहाँ से आएगी और ये डी मैट्रिक्स में क्या है वो पता करना है ना हमें, तो यहाँ पे बता दिया गया है वेयर कॉलम्स ऑफ पी, ये जो पी मैट्रिक्स इधर है यहाँ पी इनवर्स है, तो पी मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं ये वो जो है आइगन वेक्टर हैं ए के, तो ए के आइगन वेक्टर आपने निकाले तो एक एक करके आइगन वेक्टर्स कॉलम के अंदर पुट करते जाओ, तो क्या बन जाएगा, पी बन जाएगा। पी बन जाएगा तो पी इनवर्स आप निकाल ही सकते हैं, ठीक है। एंड जो डी है इसमें तो मतलब डायगोनल मैट्रिक्स ही है ना, तो इसमें डायगोनल वाले ही एलिमेंट नॉन जीरो है ना, बाकी सब तो जीरो है। तो जो डायगोनल एंट्रीज है डी की वो क्या है, कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज ऑफ ए है। मतलब इस टाइप से डमी मैट्रिक्स देखो आप, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पे आइगन वैल्यू ये डायगोनल मैट्रिक्स है, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3। यहाँ पे लैम्डा 1 पहले लिखा तो पहला कॉलम कौन सा आएगा, आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1, देखो पी इनवर्स ए पी, तो यहाँ पे पहला आइगन वेक्टर, फिर यहाँ पे लैम्डा 2 लिखा तो यहाँ पे दूसरे आइगन वैल्यू को कोरस्पॉन्डिंग का आइगन वेक्टर, यहाँ तीसरा चौथा एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या लिखा है, डी इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी, ये बाद में दिखाता हूँ आपको ना। तो एक्चुअली वर्किंग रूल क्या है जो मैंने ऊपर समझाई थी आपको, वर्किंग रूल क्या है, ए नॉन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स लेनी है आपको, ठीक है। तो उसमें क्या क्या हो सकता है, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स लेते ही सबसे पहले आपका क्या काम है, उसकी सभी आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करो, आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करो। इसीलिए 7 मार्क्स का है, क्योंकि आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर और फिर बाद में डायगोनलाइजेबल भी दिखाना है। अगर सिर्फ आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पूछेगा तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्या करना है आपको, आइगन वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, आइगन वेक्टर फाइंड आउट कर लिया, अब आइगन वैल्यूज की तरफ देखना है। तो आइगन वैल्यूज या तो जाती हैं सारी की सारी आइगन वैल्यू रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब सभी अलग अलग हैं, रियल हैं, या फिर हो सकता है आइगन वैल्यूज रियल तो हैं लेकिन कुछ आइगन वैल्यू क्या है, रिपीट कर रही है, ये दूसरा केस हो गया। तीसरा केस ये है कि कुछ आइगन वैल्यू क्या है, रियल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, मतलब कॉम्प्लेक्स में भी आइगन वैल्यू आ गई, कॉम्प्लेक्स नंबर आप जानते हैं, ठीक है। तीनों केस हैं, अगर सभी रियल और डिस्टिंक्ट हैं देन मैट्रिक्स पक्का डायगोनलाइजेबल है। मैंने पहले ही बता दिया था ऊपर थ्योरम नंबर 2 में, यही लिखा हुआ है डायगोनलाइजेबल है, तो बताया ही आपको। ये डी डी के अंदर डायगोनल क्या हो जाएगा, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा एन, ये पी इनवर्स ए, और पी के अंदर जो ए तो आपकी मैट्रिक्स दी हुई है, पी क्या है, फर्स्ट आइगन वेक्टर, दूसरा आइगन वेक्टर, तीसरा एंड सो ऑन बन जाएगी। अब दूसरे केस में आते हैं, अगर आइगन वैल्यूज रिपीटेड हैं और रियल है, रिपीटेड मतलब एक आइगन वैल्यू मान लो 2 बार रिपीट करिए, 3 बार रिपीट कर रही है, ठीक है। तो आपको आइगन वेक्टर देखना है, अभी रिपीट कर गई तो आपको आइगन वेक्टर देखना है। अब आइगन वेक्टर या तो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे या फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है, दो केस बन जाते हैं। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर हैं
तो वो तो डायगोनलाइजेबल का कंडीशन ही है। इसका मतलब अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट मिल जाती है आइगन वैल्यू रिपीट करने के बावजूद भी, आइगन वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट मिल जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो डायगोनलाइजेबल हो जाएगी। कैसे है कि डायगोनलाइजेबल को कैसे लिखेंगे, जैसे ये मैंने यहाँ पे लिखा है, वो चार्ट बनाए रखा है हमने। और अगर आइगन वेक्टर डिपेंडेंट हो गए, लीनियरली डिपेंडेंट हो गए, डिपेंडेंट, देन वो डायगोनलाइजेबल नहीं होगा, यहाँ देख लीजिए। और अगर आइगन वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर हुई तब भी डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। तो ये चार्ट देख लीजिए अच्छे से, ये आपका वर्किंग रूल है। इसका एक और है, वो और देख लीजिए, पावर ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स की अगर पावर फाइंड आउट करनी है तो आपको यहीं से पता चलेगा, ठीक है। पावर फाइंड आउट करने का बहुत ही अच्छा मेथड है। बहुत बड़ी पावर हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, डी इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी, ठीक है ना। तो अगर मेरे को ए पावर एन करनी है तो उसको आसानी से लिख सकता हूँ, पी डी पावर एन पी इनवर्स। डी मतलब डायगोनल मैट्रिक्स पावर एन। डायगोनल मैट्रिक्स पावर एन डायरेक्टली जो डायगोनल एंट्रीज है उनकी पावर एन कर दोगे तो बन जाएगा आसानी से। और पी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए पावर एन आ जाएगा, ठीक है ना। तो आसान है ये पावर करने का, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आया तो कर देना। एग्जाम्पल देख लो बुक से, इसका एग्जाम्पल मिलेगा। शो दैट, मान लो ये एग्जाम्पल देख लो अभी। शो दैट ए इज डायगोनलाइजेबल एंड 2003 इज इक्वल टू, इस टाइप से है कुछ ना। याद करो ये एग्जाम्पल क्या है, मैंने ऊपर लिखा है ये एग्जाम्पल, देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ लिखा है शो दैट। तो हमारे पास क्या है, शो दैट ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स ए, ये डायगोनलाइजेबल है। डायगोनलाइजेबल मतलब ये मैट्रिक्स है, ये आपकी, ये ए है ना, देखो यहाँ पे ए मैट्रिक्स किसके सिमिलर है, डायगोनल मैट्रिक्स के। देखो डायगोनल मैट्रिक्स है, ये डी है इसका मतलब, ठीक है। और ये क्या है, टी है। ये क्या है, टी इनवर्स है। कैसे निकल के आया है सब देख लेंगे अभी। ये जो डायगोनल एंट्रीज है ये आइगन वैल्यूज है। ये पहली आइगन वैल्यू है, ये दूसरी आइगन वैल्यू है। तो ये पहली आइगन वैल्यू है, तो इस आइगन वैल्यू को कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कौन सा है, पहला ये है, ठीक है। और ये दूसरा आइगन वेक्टर है, वैल्यू है सॉरी, तो इसका दूसरा आइगन वेक्टर कौन सा है, ये वाला है, ठीक है ना। और फिर ये इसका इनवर्स है। इनवर्स तो आप निकाल ही सकते हैं, देखो ये इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज इनका साइन चेंज करते हैं तो माइनस और माइनस, ठीक है। आता है ना आपको 2 क्रॉस 2 का इनवर्स निकालना, आता ही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायगोनलाइजेशन बनाने के लिए पहले ए माइनस लेमडा आई लिखते हैं, क्योंकि आइगन वैल्यू निकालना है हमें। तो ए माइनस लेमडा आई, तो ए है माइनस लेमडा आई, ये लेमडा माइनस हो गया, तो ये हो गया ए माइनस लेमडा आई। अब आइगन वैल्यू निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0 करने पे इक्वेशन बनेगी। डिटर्मिनेंट, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, 1 माइनस लेमडा 4 माइनस लेमडा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये इज इक्वल टू आ गया सब 0। तो यहाँ से दो वैल्यू मिलती है 2 और 3, वहां पे देखा ना आपने 2 और 3 था। आइगन वैल्यू मिल गया, तो मैंने बताया था वर्किंग रूल, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालो। तो एक चीज यहाँ नोट कर लो, दोनों आइगन वैल्यू अलग अलग हैं। तो वो पहला केस आ गया रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब ये डायगोनलाइजेबल है ही है, होना ही है, पक्का होने वाला है। इसको आपको चेक करने, अब अगर ये दोनों रियल और डिस्टिंक्ट है ना, तब आपको आइगन वेक्टर निकालना है, सिर्फ उनको चेक नहीं करना है कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। क्योंकि मैंने थ्योरम में आपको ऊपर पहले ही बता दिया था, अगर अलग अलग आइगन वैल्यू रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं तो उनके आइगन वेक्टर ऑलरेडी लीनियरली इंडिपेंडेंट मैंने बता दिया था, ठीक है। आइगन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं फटाफट। आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम ये लिखते हैं, ए माइनस लेमडा आई एक्स इज इक्वल टू 0। ये माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स थी, या एक्स मतलब x1 x2 इज इक्वल टू 0 0। तो लेमडा इज इक्वल टू 2 के लिए निकालते हैं पहला आइगन वेक्टर। तो यहाँ पे 2 लिखना है, 2 लिखेंगे तो 1 माइनस 2, यहाँ 4 माइनस 2, यहाँ माइनस 1, यहाँ 2। यहाँ से आपको ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम ही है, देखो। तो ये मिल जाता है आपके पास में x1 इज इक्वल टू x2। आइगन वेक्टर होता है x1 x2, तो x1 की जगह पे x2 ही आ गया, तो x2 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 कॉमन निकाल दिया। इस बार हमने k लिख दिया यहाँ पे, देखो 1 1 आ गया, ठीक है। तो आइगन वेक्टर
आइगन वेक्टर फॉर द लैम्डा इज इक्वल टू 2, कहीं ना कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक रहती है। लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए 1 1 आइगन वेक्टर आ गया। लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए अब यहाँ पर 3 लिखेंगे, इसकी जगह 3 लिखेंगे तो यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, तो -2 1 आया है। ठीक है, यहाँ पे -2, यहाँ पे -2 1 है, मतलब एक ही इक्वेशन बनेगी, -2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x2 अपॉन 2। x1 x2 आइगन वेक्टर होता है, x1 की जगह पे x2 अपॉन 2, मतलब x2 कॉमन आ जाएगा तो 1/2 1 1/2। हमें नहीं पसंद है या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, मर्जी है आपकी। पर मैं क्या करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे कुछ बीटा लिख दिया हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने 1 आ गया, यहाँ 2। आइगन वेक्टर कितना आ गया 3 के लिए, 1 एंड 2 आ गया। सो पी मैट्रिक्स में क्या होता है, लेमडा इज इक्वल टू 2 का आइगन वेक्टर ये आया था 1 1, लेमडा इज इक्वल टू 3 का आइगन वेक्टर 1 2 आया था, दोनों को रख दिया तो पी आ जाएगा। अब इसका डिटरमिनेंट देख लो कितना है, 2 -1 1 है, तो पी इनवर्स कितना आ जाता है, पी इनवर्स आ जाता है। इनको हम क्या करते हैं, इंटरचेंज, यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, तो इंटरचेंज किया, माइनस लगाया तो पी इनवर्स बन गया 1 अपॉन डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट तो 1 ही था, कोई फर्क नहीं पड़ा, पी इनवर्स बन गया। और डी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, पहले आइगन वैल्यू दूसरे आइगन वैल्यू 0 0, तो अब डायगोनल इज इक्वल टू यहाँ पे पी इनवर्स लिख दिया, पी और ये ए और ये पी। बन गया कि नहीं बन गया, ऊपर लिखा था वो 4। ठीक है, हो गया लगभग। ये एग्जांपल देख लो, फाइंड द मैट्रिक्स पी। अभी 3x3 के लिए एग्जांपल देख रहे हैं ना, फाइंड आउट करनी है आपको मैट्रिक्स जो एक को डायगोनलाइज करे, और पी इनवर्स पी यानी डायगोनल मैट्रिक्स भी आपको निकालनी है, क्या निकल के आती है, ये ए है। ठीक है ना, ए दिया हुआ है। सो वी नीड टू फाइंड पहले आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। सबसे पहले आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालते हैं, तो उसके लिए आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, तो ए माइनस लैम्डा आई तो मतलब 2 माइनस लैम्डा करेंगे, 3 माइनस लैम्डा, तो ये आया। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट निकालोगे तो आपके पास 2 3 3 आएगा। देख लो इधर, 2 3 3 आ गया। कितने आइगन वैल्यू हैं, 1 2 3 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऊपर वाले में क्या थी, दोनों आइगन वैल्यू अलग अलग थी, तो मैंने डायरेक्टली कह दिया था डायगोनलाइजेबल है। अब रियल है डिस्टिंक्ट है, इसमें ये क्या है, आपको आइगन वेक्टर देखने पड़ेंगे। अगर आइगन वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है देन तो वो डायगोनलाइजेबल हो जाएगी, आइगन वेक्टर अगर डिपेंडेंट निकले तो बोल देंगे हम डायगोनलाइजेबल नहीं है। देखते हैं इसमें क्या आता है। पहले लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए आइगन वेक्टर हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ए माइनस लैम्डा आई में पुट करेंगे, तो यहाँ पे 0 पुट के क्या पुट करना है, 2 पुट करना है, तो 2 पुट किया, 0 यहाँ 1 यहाँ 1, तो मैट्रिक्स लिख 0 1 1, यहाँ पे 0 था -2 था, यहाँ से x1 x2 x3 ये आया। तो यहाँ पे देखो 0x1 0x2 0x3, तो कितना, सॉरी 1x3, तो x3 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। सिमिलरली x2 इज इक्वल टू 0, x3 और x2 तो पक्का हो गया कि 0 है। और x1 का क्या ख्याल है, यहाँ से x3 का पता चलता है, यहाँ से भी x3, 0x1 0x2 -2 x3 इज इक्वल टू 0, तो x2 और x3 का ही पता चल रहा है, x1 तो लापता है, देखो यहाँ x1 है ही नहीं, तो x1 कुछ भी हो सकता है। तो आपका आइगन वेक्टर क्या हो गया, x1 x2 x3, तो यहाँ पे k x1 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे x1 तो x1 को बाहर निकाल दिया, उसको k जैसा लिख रहे हैं, तो 1 0। ये क्या हो गया आपका आइगन वेक्टर, किसके लिए, लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए, ये आइगन वेक्टर हो गया। अब लैम्डा इज 3 के लिए देखना है, तो इसमें 3 पुट करेंगे, यहाँ 3 पुट करेंगे, यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ 0 0 -1 0 0, नीचे वाले दोनों 0 हो गए, -1 0 2, तो यहाँ से पता चलता है -x1 -2 x3 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब x3 इज इक्वल टू आ गया -1/2 x1। आप x1 इज इक्वल टू भी 2x, x1 इज इक्वल टू -2 x3 लिख सकते हैं, मर्जी है आपकी। ठीक है, अपनी मर्जी के मालिक हो। तो यहाँ से आइगन वेक्टर आप निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से आइगन वेक्टर इसने अलग तरीके से निकाला है, लेट मी जस्ट कैंसिल इट, एक मिनट। हाँ, तो क्या आ गया इसके अंदर, यहाँ थे हम, है ना, तो यहाँ से x1 -2 x3 है ना, तो इसको मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, है ना, यहाँ से आपको ये इसकी लैंग्वेज समझ में आ जाएगी, बेकार लैंग्वेज में लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये देखिए,
यहाँ से x3 आ गया -1/2 x1, तो आपके पास में x1 x2 x3, x1 की जगह पे कितना आ जाएगा, x1 ही रहेगा। x1 की जगह पे x1 ही लिखना है। x2 की जगह पे x2 तो है ही नहीं इसमें, x2 नहीं है तो x2 तो ब्लैंक दिख रहा है आपको, x2 की जगह पे x2 ही रहेगा, यहाँ पे देखो x2 नहीं है। और x3 की जगह पे कितना रखोगे, -1/2 x1, -1/2 x1, ठीक है। यहाँ से आपको दो आइगन वेक्टर मिल जाएंगे, देखो एक x1 है, एक x2 और x3, तो x1 कॉमन ले लेंगे, x2 कॉमन ले लेंगे, तो वहां से आप दो निकालेंगे जैसे ऊपर हमने निकाल रखा। और आप उनके दोनों के लीनियरली इंडिपेंडेंस चेक करोगे तीनों की, ठीक है, तो आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट मिल जाएंगे, ठीक है। वहां पे आप करोगे तो इसके अलावा कुछ और भी मिल सकता है, कोई जरूरी नहीं ये आइगन वेक्टर है। आइगन वेक्टर आपको अलग अलग मिल सकते हैं अलग अलग कांस्टेंट के लिए, ठीक है। सो मान लो ये तीन आइगन वेक्टर मिले हैं इसको बुक में, तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ठीक है। पी हो गया, पी इनवर्स भी आप इसी तरह से निकाल सकते, पी मिल गया तो पी इनवर्स निकाल सकते हैं इसका डिटरमिनेंट निकाल के। तो डी इज इक्वल टू, ये मान लो पी इनवर्स इसने निकाल लिया है, आप निकाल सकते हैं इसका पी इनवर्स निकालेंगे, ये आएगा पी इनवर्स, ये ए लिख दिया, ये पी लिख दिया, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स 2 3 3 आ गया, ठीक है ना। आप पी का इनवर्स इसने अलग से निकाला है, यहाँ पे पी का इनवर्स तो कैसे निकाला है, वो कैसे निकाला है, इसको आइडेंटिटी बनाइए पी इनवर्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर 15 भी खत्म, चैप्टर 14 और 15 मिला के 15% कवर करते हैं आपके सिलेबस का। ये क्वेश्चन है आप लोगों को जो पूछे गए हैं प्रीवियस 2 पेपर्स में, सिर्फ 2 ही पेपर के लिखा है मैंने, और कोई पेपर मैंने नहीं लिखा है, बाकी आप देख सकते हैं। जो आपका विंटर 2019 है और समर 2020 के पेपर हैं ये, उनमें ये क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। फाइंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स, इसका आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकाल लोगे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये होमवर्क आप लोगों के लिए, देखो। यूजिंग गोस जॉर्डन मेथड, गोस जॉर्डन मेथड से आपको ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स कैसे निकाल लोगे गोस जॉर्डन से इसका, ठीक है। गोस जॉर्डन से मतलब कौन सा, आपको वही बात हो रही है, यहाँ पर ए लिखना है, यहाँ पर आई लिखनी है, ठीक है। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, बताओ कितना बेकार क्वेश्चन है। इसको आई बनाए और इसको ए इनवर्स बनाना है रो ऑपरेशन लगा के, ठीक है। अगर ये नहीं किया तो फिर क्या ही किया आप लोगों ने, ठीक है। गॉस जॉर्डन से आपको इसका ए इनवर्स निकालना है। इसके और क्या क्वेश्चन है, यूजिंग कीले मेंटल, ये 7 मार्क्स का था, ये अभी 3 मार्क्स का आ रहा है, इसके नहीं 3 बी और सी इस टाइप से, पर बी सी इसका नहीं था, इसलिए ये 3 मार्क्स का है। यूजिंग काइले हेमिल्टन थ्योरम आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है तो 3 मार्क्स का ही बनता है, तो काइले हेमिल्टन थ्योरम से पहले आप इसका देखेंगे कितना आता है, ए माइनस लैम्डा, इसे इसकी पहले करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अंदर ए लिख देंगे, तो आपका ए स्क्वायर प्लस कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ऊपर बताया उस टाइप से, इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऊपर सोल्व किया, ठीक है ना। ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, शायद यही क्वेश्चन किया है, देख लो। ये 3 मार्क्स का था, अभी देखो एक और ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन, सी पार्ट मतलब 7 मार्क्स का ही होता है। यूजिंग गोस इलिमिनेशन मेथड, तो इलिमिनेशन में गोस इलिमिनेशन बोला है, गोस जॉर्डन नहीं बोला है, तो गोस जॉर्डन नहीं लगाएंगे, याद रखना। इलिमिनेशन गोस इलिमिनेशन तो गोस इलिमिनेशन, गोस इलिमिनेशन में कौन सा हम यूज करते हैं, रो इक्लोन फॉर्म हम यूज करते हैं, तो इसको रो इक्लोन फॉर्म में पहले लिख के फिर आप रो इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करके आप x1 एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो पहले सबसे पहले ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है, उसको रो इक्लोन फॉर्म में आपको चेंज करना है, हो जाएगा मार्क्स। ये भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन था, देख लो। तो 7 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा है, देख लो। और यहाँ पे ए है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, पहले ये बताना है क्या है, डायगोनलाइजेबल है, तो डायगोनलाइजेबल प्रूव करना है कि डायगोनलाइजेबल, दो कैसे करेंगे डायगोनलाइजेबल प्रूव, पहले आइगन वैल्यू निकालेंगे, फिर आइगन वेक्टर निकालेंगे, देखेंगे आइगन वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू हो जाती है तो डायरेक्टली हमें पता है कि सभी डिस्टिंक्ट है, और अगर डिस्टिंक्ट नहीं आते तो आइगन वेक्टर्स निकालेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट आप चेक करेंगे, अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है देन कहेंगे कि डायगोनलाइजेबल है, और आप फिर पी इनवर्स से ए पी इज इक्वल टू डी लिखेंगे, डी के अंदर आइगन वैल्यूज डायगोनल में, पी के अंदर जो डायगोनल एंट्रीज हैं नॉट डायगोनल है,
जो पी मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स किसके होंगे, आपके आइगन वेक्टर्स के होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग आपके आइगन से। हो गया इतना। फिर मैंने क्या बताया था, ए पावर एन इज इक्वल टू कितना होता है, पी डी पावर एन पी इनवर्स। तो पी मैट्रिक्स आपको पता है, पी इनवर्स मैट्रिक्स पता है, डी मैट्रिक्स है, डी पावर आपको 13 करना है, जो भी डायगोनल मैट्रिक्स है। डी पावर 13 मतलब डायगोनल के जो भी एलिमेंट है उनकी पावर 13 कर दोगे तो आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट ए पावर 13 मिल जाएगा। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, नहीं छूटना चाहिए, प्रैक्टिस करो। ठीक है, यहाँ से ये करके ही जाना है आपको किसी भी हाल में। चैप्टर 14-15 में से कुछ भी नहीं बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको 15 मार्क्स मिनिमम मिलने वाले हैं अगर आपको मैट्रिक्स आती है तो। फिर ये क्या बोला, डिफाइन रैंक। मैंने जितने भी टॉपिक पढ़ाए हैं सबसे क्वेश्चन है ये, देखो रैंक का पूछा है आपको। तो रैंक मतलब आपको इक्लोन फॉर्म में चेंज करना है, कितने नॉन जीरो रोज हैं देखना है, आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इक्लोन फॉर्म है। ये गोस जॉर्डन बोला है, ऊपर गोस सिर्फ एलिमिनेशन करता है, इधर गोस जॉर्डन एलिमिनेशन है ना। गोस जॉर्डन एल्गोरिथम से आपको सोल्व करना है ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, कितने वेरिएबल अननोन, x1 x2 x3 x4 x5। ठीक है ना। तो आपको मैट्रिक्स बनेगी, 1 2 3 4 इक्वेशन है, और आपको सोल्व करना है और बताना है कि इसके कितने सॉल्यूशन है। कौन से मेथड से, गोस जॉर्डन। जॉर्डन में क्या करते हैं, इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रिड्यूस रो इक्लोन फॉर्म में चेंज करके आंसर निकालना है। 4 मार्क्स। ये देखो केले हैमिल्टन थ्योरम का हमेशा 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, देखो हमेशा केले हैमिल्टन पूछा है जब भी 7 मार्क्स। ये डायगोनलाइजेशन में उसी का यूज किया हमने। वेरीफाई द मैट्रिक्स, ये आपको वेरीफाई करना है। इफ द मैट्रिक्स, इतना क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा जाएगा ना, क्या पूछा है। तो ये था आज के लिए। तो चैप्टर 14-15 खत्म कर दिया है। सिलेबस का 15% है। ये क्वेश्चन पेपर भी मैंने बताया किस टाइप से आए हैं पेपर के। सो ऑल द बेस्ट। ये टॉपिक खत्म हुआ। थैंक यू सो मच।